हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर पेमेंट ऑफ टैक्स और इसको हम लोग डायरेक्टली स्टडी मटेरियल से करेंगे, तो इसके मेरे कोई सेपरेट नोट्स नहीं है। डायरेक्टली स्टडी मटेरियल से हम लोग इसको करेंगे, तो आप लोग आईसीआई की वेबसाइट से जाकर ये स्टडी मटेरियल तो डाउनलोड कर ही सकते हो। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हैं या आज पहली बार आप लोग मेरे पास आए हैं, मैं आप लोगों को अपने थोड़ा सा शेड्यूल बता देता हूँ। मई 2023 के स्टूडेंट्स के लिए डीटी की क्लासेस चलती हैं अनअकैडमी के प्लस के प्लेटफॉर्म पर मंजिल बैच में, और ये क्लासेस चलती हैं रोज सुबह 10:15 बजे, 10:15 से 11:45, 10:15 से 11:45 ये आपकी क्लासेस चलती हैं। अनअकैडमी प्लस में ये क्लासेस चलती हैं, डायरेक्ट टैक्स की क्लासेस होती हैं मई 23 के लिए। और नवंबर 22 और मई 23 के लिए आईडीटी की क्लासेस चलती हैं यहाँ पर यूट्यूब पर रोज रात को 9 बजे। ठीक है, नवंबर 22 और मई 23 के लिए आईडीटी की क्लासेस रोज रात को यहाँ पर यूट्यूब पर चलती है 9 बजे। मेरे जो भी नोट्स होते हैं, अब इस वाले चैप्टर में तो जो भी मेरे नोट्स हैं वो कुछ स्पेशल अलग से नोट्स नहीं है, जो स्टडी मटेरियल है वही है। लेकिन हाँ, स्टडी मटेरियल से पूरा पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को कुछ एक एडिशनल क्वेश्चंस की कोई एक पीडीएफ में अपलोड करके दूंगा ये चैप्टर खत्म हो जाने के 3-4 दिन बाद। ठीक है, तो प्रॉब्लली अभी आज क्या है, व्हाट इज द डे टुडे आई गेस इज थर्सडे, राइट। यस, तो आज थर्सडे, तो हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर जब भी कंप्लीट होगा मोस्ट प्रॉब्ली आज या कल में ही, या तो आज कंप्लीट हो जाएगा या तो कल तक थोड़ा सा जाएगा। तो जब भी ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग मान के चलो संडे या मंडे तक आई विल अपलोड अनदर पीडीएफ। मोस्ट प्रॉब्ली बाय मंडे आई विल अपलोड अनदर पीडीएफ। मंडे 17th बाय द वे। तो बाय मंडे आई विल अपलोड अनदर पीडीएफ जिसमें इस वाले चैप्टर से रिलेटेड कुछ एडिशनल क्वेश्चंस होंगे। तो हम लोग इस वाले चैप्टर को अभी स्टडी मटेरियल से करेंगे। स्टडी मटेरियल से जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं सारे के सारे आपको करा दूंगा, और उसके अलावा कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस जो कि पास एग्जाम क्वेश्चंस में आए हैं, आरटीपीज में आए हैं या मॉक टेस्ट पेपर्स वगैरह में आए हैं, उनका एक कंपाइलेशन मैं आप लोगों के पास अपलोड कर दूंगा भाई मोस्ट प्रोबेबली बाई 17th ऑफ अक्टूबर, राइट। कोशिश करूंगा उससे जल्दी हो जाए, नहीं तो 17th तक तो हर हालत में कर ही दूंगा। ठीक है, ऑलराइट। सो ये नवंबर 22 और मई 23 के स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास यहाँ पर रात को 9 बजे चलती है। दिस इज द सेकंड लास्ट चैप्टर। पेमेंट ऑफ टैक्स के बाद हम लोगों को बस रिटर्न्स वाला चैप्टर करना है, देन जीएसटी विल गेट ओवर। तो जैसे मैंने आप लोगों से कहा था, जीएसटी विल डेफिनेटली गेट ओवर बाय 15th ऑफ अक्टूबर। ठीक है, तो टुडे इज 13th, 2 दिन के अंदर अंदर जीएसटी का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट। चलिए सर, बाकी अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन जिसके पास भी होगा, आप लोग ये मंजिल बैच में मेरी कोई भी क्लास को अटेंड करके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, बिकॉज यू गाइज हैव बीन मैसेजिंग मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन व्हाट्सएप एंड ऑन अदर मीडिया। आपको जहां से भी मेरा नंबर मिल जाता है, या इंस्टाग्राम तो ओपन है, तो आप लोग वहां पर मेरे को मैसेज करते हो और आप लोग कहते हो कि सर नोट्स कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो हर क्लास के स्टार्टिंग में मैं बताता हूँ नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो क्लास अगर आप लोग स्टार्टिंग से देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि नोट्स कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो नोट्स आपको यहीं से मिलेंगे। अनअकैडमी प्लस के मंजिल बैच में मैं गूगल ड्राइव का एक लिंक शेयर कर देता हूं, और वहां पर आप लोगों को नोट्स मिल जाते हैं। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तब आप यहां से ले सकते हैं, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो यू कैन टेक दी अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन। अभी आज और कल तो 20% का डिस्काउंट भी चल रहा है, और फिर आप मंजिल बैच की किसी भी क्लास को ज्वाइन करके, मेरी वाली क्लास को ज्वाइन करके आप मेरे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सर, हम शुरू करते हैं अपना आज का मुद्दा, एंड दैट इज पेमेंट ऑफ टैक्स। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं। ओके तो देखो जी, यहां पर क्या क्या चीजें हैं पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर। रेलेवेंट डेफिनेशंस, इनको हम लोग अभी कुछ खास नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये तो हम लोग को ऑलरेडी मालूम है। और आईसीआई क्या करता है, हर चैप्टर से पहले, हर चैप्टर में आप देखोगे, अगर स्टडी मटेरियल उठा के देखोगे तो हर चैप्टर में शुरुआत में वो रेलेवेंट डेफिनेशंस वाले ही पोर्शन दिया रहता है। तो अभी इसको पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है। we'll get to know what is इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ऑल्दो ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर और लाइबिलिटी रजिस्टर के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों ने पहले बात की हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्या होता है, आपका कैश जमा रहता है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपके पास जितना भी आईटीसी अवेलेबल होता है उसके रिकॉर्ड्स रहते हैं। और लाइबिलिटी रजिस्टर देखा जाता है कि टोटल आउटपुट लाइबिलिटी में से अगर क्रेडिट को माइनस कर दो तो फिर आपको कितना एक्चुअल आपको आउटपुट लाइबिलिटी बनती है, राइट। राइट। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर आपने टैक्स को टाइमली पे नहीं किया तो फिर उससे इंटरेस्ट लगता है, उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। और इनपुट टैक्स क्रेडिट को आप ट्रांसफर कर सकते हो, उसके बारे में भी हम लोग यहां पर बात करेंगे। ठीक है, तो आई विल टेक यू थ्रू द एंटायर स्टडी मटेरियल। इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर, इट्स अ वेरी स्वीट चैप्टर, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में, और बहुत जल्दी ये वाला चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए सर, तो इंट्रोडक्शन से पढ़ते हैं। एक एक चीज मैं आप लोगों को यहां पर पढ़ाऊंगा, तो बस मेरे साथ साथ आप लोग पढ़ते रहोगे। कोई भी चीज समझाने वाली होगी तो मैं आप लोगों को बस समझा दूंगा। ठीक है, तो देखो,
In the GST regime, for any intra-state supply, taxes to be paid are the central GST यानी CGST going into the account of the central government, CGST central government के account में जाता है, and the state GST जिसको SGST या UTGST बोलते हैं, तो ये respective state government में या union territory की government के account में जाता है। इंटर स्टेट सप्लाई के लिए टैक्स टू बी पेड इज द इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटर स्टेट सप्लाई में आईजीएसटी लगता है और ये भी इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों के कंपोनेंट्स होते हैं, having components of both CGST and SGST. In addition, certain categories of registered persons will be required to pay to the government account tax deducted at source and tax collected at source. तो कुछ लोगों को टैक्स डिडक्ट करके पे करना होगा, कुछ लोगों को टैक्स कलेक्ट करके पे करना होगा। In addition, wherever applicable, interest, penalty, fees and any other payment will also be required to be made. और जहां जरूरत होगी वहां पर इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस वगैरह का भी पेमेंट करना पड़ जाएगा। देखो, The introduction of e-ledgers is a unique feature under the GST regime. तो GST regime में एक फीचर आ गया e-ledgers का। तो ये जो 3 लेजर्स मैंने आपको बताया, कैश, क्रेडिट और लाइबिलिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और GST लाइबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, ठीक है, दीज टू आर द लेजर्स, दिस इज द रजिस्टर। अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, राइट। देखो, इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स और ई लेजर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। One set is prepared and updated by the taxpayer, electronic cash ledger and electronic credit ledger. Second set is prepared and updated on the basis of returns furnished by the registered person or tax authority, that is electronic liability register. ठीक है, तो जो भी जितने भी टैक्स पेयर्स हैं, देखो तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, ये तो मैं भरूंगा, टैक्स पेयर भरेगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर है, ये कौन भी करेगा, ये अपडेट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न्स फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन और टैक्स अथॉरिटी। तो मैं जो भी रिटर्न्स फर्निश करूंगा, मेरे बाकी के सप्लायर्स जो रिटर्न्स फर्निश करेंगे, जिनको मैं माल बेचूंगा वो लोग जो रिटर्न्स फर्निश करेंगे, उनके बेसिस पर, क्योंकि मैंने आपको ये पहले बताया था ना कि मैं जब भी अपनी आउटवर्ड सप्लाईज का जीएसटीआर 1 फाइल करता हूं, मैं जब अपनी आउटवर्ड सप्लाईज का जीएसटीआर 1 फाइल करूंगा, तो वो जो भी मेरा सप्लाई, जो भी मेरा परचेजर होगा, जिसको भी मैंने सामान बेचा है, उसके अकाउंट में वो इनपुट टैक्स के तौर पर रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा, ठीक है। तो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा वो। मैंने यहां से अपना आउटवर्ड सप्लाई वाला रिटर्न फाइल किया, तो जिसको भी मैंने सामान बेचा था, उसके जीएसटी के पोर्टल पर वो वाला इनपुट टैक्स रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मैचिंग होती रहती है यहां पर, राइट। तो जो रिटर्न्स मैं फाइल करूंगा, जो मेरे सप्लायर्स फाइल करेंगे, जो मेरे परचेजर्स यानी रेसिपिएंट्स फाइल करेंगे, उनके बेसिस पर ये इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर बन जाता है। अब आ जाओ देखते हैं। Once the taxpayer is registered on the common portal GSTN, 2 e-ledgers, cash and input tax credit ledger and an electronic tax liability registered will be automatically opened and displayed on his dashboard at all times. ठीक है, तो हो गया क्या कि जब भी जीएसटी की जो गवर्नमेंट जो जीएसटी की वेबसाइट है, उस पर जब जाकर जैसे ही मैं अपने आप को रजिस्टर करूंगा, जैसे ही मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा, तो मेरे डैशबोर्ड में जैसे आप अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाते हो तो आपका लर्निंग डैशबोर्ड दिखता होगा, ठीक है। जब कहीं पर भी जाते हो तो आपको डैशबोर्ड दिखता है। तो मेरे गवर्नमेंट जीएसटी की वेबसाइट पर मेरे अकाउंट से जब मैं लॉगिन करूंगा, तो डैशबोर्ड पर ये 3 चीजें लगातार दिखाई देंगी। एक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर, ठीक। आइए सर, Chapter 10 of CGST Act 2017 prescribes the provisions relating to the payment of tax containing sections 49 to 53A. Bird's eye view of coverage of these sections is as under. आ जाओ एक बार इसको भी पढ़ ही लेते हैं। Section 49 discusses the 3 ledgers, namely the electronic cash ledger, electronic credit ledger and electronic liability register. तो 49 इन तीनों के बारे में बात करेगा, हम भी बात करेंगे। Section 50 discusses about the interest on delayed payment of tax. अगर आपने टैक्स को टाइमली पे नहीं किया तो उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, कब से काउंट हो गया, क्या रेट है वगैरह वगैरह, उसके बारे में सेक्शन 50 बात करेगा। Section 51 lays down the circumstances in which tax deducted at source becomes mandatory. तो 51 बात करेगा कि टीडीएस काटना कब कब जरूरी है। Section 52 deals with the circumstances when taxes will be collected at source by the electronic commerce operator. तो ECS को कब कब टैक्स TCS कलेक्ट करना है, वो circumstances मेंशन होंगे सेक्शन 52 में। Further, the manner of transfer of ITC is laid down in section 50C. ITC का ट्रांसफर कैसे होगा, उसके बारे में हम सेक्शन 53 में बात करेंगे। And transfer of certain amounts is discussed in section 53A. ठीक। Provisions of a payment of tax under CGST Act 2017 have also been made applicable to IGST Act 2017 by section 20 of the IGST Act. ठीक है, ये सब तो सेम है। अब देखो,
Before proceeding to understand the provisions of sections 49, 50, 53, 50A and the relevant rules, let us first go through a few relevant definitions. तो definitions तो हम लोगों को मालूम है, कभी जरूरत पड़ेगी तो वापस आकर देख लेंगे. तो अभी हम लोग ये definitions वाला point skip कर सकते हैं. definitions वाला portion हम लोग पूरा skip कर सकते हैं. उसके बाद आ जाता है आपके पास सेक्शन नंबर 49. ठीक है, तो अभी ये सेक्शन 49 जब भी आपको ऐसा स्टडी मटेरियल में टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा तो इसका मतलब है कि ये एज इट इज लॉ छपा हुआ है, तो इसको आप इग्नोर करो, इसको आप इग्नोर करो. सेक्शन 49 का, अच्छा सेक्शन 49 और भी कुछ है क्या? हाँ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 49 है. तो सेक्शन 49, हाँ ये भी तो है, सेक्शन 53A भी है, सेक्शन 53A भी आ गया. तो सेक्शन 49 है और सेक्शन 49 के बाद सेक्शन 53A है, सेक्शन 49 का एक्सप्लेनेशन भी है. हम आ जाते हैं सीधा इसके एनालिसिस पर, हम आ जाते हैं सीधा इसके एनालिसिस पर. वो जो पूरी लॉ की लैंग्वेज है उसको आप लोग चाहो तो बाद में पढ़ लेना, पहले हम लोग इसका एनालिसिस पढ़ लेते हैं. एनालिसिस पढ़ने के बाद लॉ पढ़ने में ज्यादा आसानी रहती है, ये आप लोगों ने मेरे को अबंडेंटली क्लियर करके रखा हुआ है. ठीक है, आ जाओ एनालिसिस पढ़ते हैं. तो सबसे पहले विल बी टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, सेक्शन 49 1 3 6 10 एंड 11 रेड विद रूल 87 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बारे में सेक्शन 49 और रूल्स के अंदर जहां जहां भी छुटपुट छुटपुट बातें दी हुई हैं उन सबको कंसोलिडेट करके यहां पर एनालिसिस में दिया हुआ है. राइट, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं सिंपल. मेरा जीएसटी का जो पोर्टल है वो ये वेबसाइट है, वेबसाइट है, ये रहा डैशबोर्ड. ठीक है, डैशबोर्ड पर जब मैंने क्लिक किया, डैशबोर्ड पर जब मैंने क्लिक किया, बस ऐसे ही बना दिया मैंने, कर्सर उल्टा बना दिया बट चलो ठीक है. ठीक है, डैशबोर्ड पर जब मैंने क्लिक किया तो मेरे पास कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर, ये दिखने लग गया, ये दिखने लग गया. ठीक है, अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पर क्लिक करता हूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पर क्लिक करता हूं. ठीक है, जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पर क्लिक करूंगा मेरे सामने एक लेजर वाली विंडो खुल जाएगी. एक लेजर वाली विंडो खुल जाएगी. आप एक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को ऐसा समझ लो जैसा आपका वॉलेट होता है ना, जैसा आपका वॉलेट होता है. सपोज आप गूगल पे, नहीं गूगल पे तो डायरेक्टली बैंक से लिंक्ड है, जैसे सपोज आपका पेटीएम है या अमेजॉन पे है. ठीक है, तो सपोज अगर आप पेटीएम यूज कर रहे हो या वोडाफोन या एयरटेल वाली ऐप यूज कर रहे हो तो उनमें आपका वॉलेट होता है ना, कि आप अपने बैंक अकाउंट से इस वॉलेट में पैसा जमा कर सकते हो और फिर आपको जो भी शॉपिंग करनी है आप उस वॉलेट वाले पैसे को यूटिलाइज करके शॉपिंग कर सकते हो. आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ रही है. सपोज पेटीएम ऐप है, ठीक है, तो पेटीएम ऐप में आपका पेटीएम वॉलेट है. राइट, अब तो पेटीएम को आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हो, लेकिन मान लो डायरेक्ट बैंक अकाउंट से आप लिंक नहीं करना चाह रहे हो. ठीक, तो आपने पेटीएम ऐप खोली, अब पेटीएम ऐप के अंदर वॉलेट्स है. राइट, तो बैंक अकाउंट से पैसा आप पेटीएम के वॉलेट में ट्रांसफर कर रहे हो, बैंक अकाउंट से पैसा आप पेटीएम के वॉलेट में ट्रांसफर कर रहे हो और उसके बाद पेटीएम से आप जो खर्चा करना चाहो आप खर्च करो. आप पिक्चर की टिकट बुक करना चाहो पिक्चर की टिकट बुक करो, रिजर्वेशन करना चाहो रिजर्वेशन बुक करो, और उन सब के लिए पेमेंट आप उससे वॉलेट से दे सकते हो. यस, उन सब के लिए पेमेंट आप जो भी वॉलेट में पैसा जमा है आप उससे दे सकते हो. तो बेसिकली हुआ क्या, आपने अपने बैंक अकाउंट से वॉलेट में पैसा डाला, बैंक अकाउंट से आपने वॉलेट में पैसा डाला और फिर वॉलेट के पैसे को आपने यूज किया फॉर मेकिंग द पेमेंट्स, वॉलेट के पैसे को आपने यूज किया फॉर मेकिंग द पेमेंट्स. ठीक है, यहीं पर ये जो वॉलेट है मैं इसको हटाकर लिख देता हूं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. तो ये जो जीएसटी पोर्टल के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है, इट बेसिकली एक्ट्स एज योर वॉलेट. ठीक है, बैंक अकाउंट से आप अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा जमा करके रख दो. राइट, उसके बाद जो भी आपकी जीएसटी की लायबिलिटीज होंगी, जो भी आपकी जीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी होगी, अल्टीमेटली आपको टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को. ठीक है, आफ्टर यूटिलाइजिंग ऑल द क्रेडिट्स, आफ्टर यूटिलाइजिंग ऑल द क्रेडिट्स कुछ ना कुछ टैक्स आपका बनेगा ही जो आपको सरकार को पे करना होगा. फिर इस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो भी बैलेंस है उसको यूटिलाइज करके आप टैक्सेस पे कर सकते हो. टैक्स, फीस, पेनल्टी, इंटरेस्ट जो भी आपको पे करना है आप पे कर सकते हो.
ठीक है। तो जब भी बैंक अकाउंट से आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा जमा करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को आप क्रेडिट करोगे। ठीक है, एकदम सिंपल लिंगो है, एकदम सिंपल लिंगो है कि जैसे ही आपने बैंक अकाउंट से निकाल कर, देखो जब भी हम बैंक्स में एंट्रीज करते हैं, एकदम अकाउंटिंग में लेके जा रहा हूं, ये टैक्सेशन सब्जेक्ट अगर अकाउंटिंग आपको समझ में आती है ना, तो टैक्सेशन सब्जेक्ट समझने में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं आएगी। जैसे आप लोगों ने कल देखा ना, मैंने डेबिट क्रेडिट नोट कैसे समझाया था, एकदम कॉमन सेंस, आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसी तरह से यहां पर भी अब देखो, आपने कभी नोटिस किया है जब भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा आप जमा करते हो, एक सेकंड के लिए इसको भूल जाओ, एक सेकंड के लिए जो भी यहां पर लिखा हुआ है उसको भूल जाओ, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। जब भी आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा करते हो, आपके फोन में मैसेज आता है कि दिस अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट, दिस अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट। लेकिन हम लोग अकाउंट्स में क्या करते हैं, हम अकाउंट्स में करते हैं कि जब भी हम पैसा बैंक में जमा करते हैं तो हम बैंक में हम एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, हम ये एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो जब मैं पैसा बैंक में जमा करता हूं तब मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो ये पैसा जमा कर रहा हूं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन फोन में क्या आ रहा है, दिस अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। क्रेडिटेड क्यों आ रहा है, वो क्रेडिटेड क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके लिए बैंक एसेट है और एसेट की वैल्यू अगर बढ़ती है तो फिर आप एसेट को डेबिट करते हो। ठीक है, आपके लिए बैंक एक एसेट है और एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो आप उसको डेबिट करते हो, एकदम सिंपल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है। ठीक है, कि अगर एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो आप उसको डेबिट करोगे, राइट। अब मुझे नहीं पता, आपने शायद अगर आपने पर्सनल रियल नॉमिनल से पढ़ा है तो दूसरी तरीके से इसको समझ सकते हो, पर्सनल रियल नॉमिनल की तरह से अगर पढ़ोगे तो यहां पर ये डेबिट हो जाएगा, यहां पर ये रियल अकाउंट हो जाएगा, बैंक अकाउंट विल बी अ रियल अकाउंट। ठीक है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बैंक अकाउंट का, बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो। अगर आपने मॉडर्न रूल्स से पढ़ा है अकाउंट्स, तो फिर मॉडर्न रूल्स में एसेट की वैल्यू अगर बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं, तो बैंक अकाउंट यहां पर डेबिट हो गया। आप वहीं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आप वहीं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बैंक अपने यहां पर क्या एंट्री करेगा, बैंक अपने यहां क्या एंट्री करेगा, बैंक के पास तो कैश आया, बैंक के पास कैश आया तो कैश बैंक का एसेट है, कैश बढ़ा तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और आप बैंक के लिए लायबिलिटी हो, आप जो हो आप बैंक के लिए लायबिलिटी हो, तो बैंक क्या एंट्री करेगा, बैंक एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू निशांत, बैंक अकाउंट, बैंक जो है एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू निशांत। वैसे ये सारी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपको पता होगी, आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में सीखा होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं, याद दिलवा दे रहा हूं आपको। तो बैंक क्या एंट्री करेगा, बैंक एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू निशांत। क्यों, क्योंकि निशांत बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी है, मैं जब चाहूं अपना सारा पैसा बैंक से निकाल लूं एंड बैंक इज सपोज टू गिव मी दैट अमाउंट। जो भी मेरे अकाउंट में पैसा है वो तो बैंक के लिए लायबिलिटी है ना। ठीक है, तो मैंने अगर अपने बैंक में ज्यादा पैसा डाला तो बैंक की तो लायबिलिटी बढ़ी, लायबिलिटी बढ़ती है तो बैंक क्या करता है, क्रेडिट करता है। देख रहे हो आप लोग, बैंक मेरे को क्रेडिट कर रहा है, इसलिए फोन में मैसेज आता है कि दिस अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, दिस अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। ठीक है, तो इसी तरह से यहां पर भी जो हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं वो वॉलेट के टर्म्स में हम लोग बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के टर्म्स में बात कर रहे हैं। मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा जमा करूंगा, मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा जमा करूंगा, मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या सोचूंगा कि अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट डेबिट टू बैंक, मेरे हिसाब से क्या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, क्रेडिट हो गया ना, क्योंकि ये तो लायबिलिटी हो गई सरकार के लिए। अगर इस पैसे को मैंने टैक्स में नहीं दिया, इस पैसे से मैंने टैक्स नहीं दिया, तो ये पैसा जितना भी एक्स्ट्रा मैंने जमा किया हुआ होगा ये सरकार को मुझे वापस करना पड़ेगा, राइट। जो भी यहां पर मैं पैसा जमा करूंगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, जो भी मैं वॉलेट में, अब आप सोचो ना पेटीएम के वॉलेट में आपने कुछ भी पैसा डाला, वो पेटीएम के लिए लायबिलिटी है ना। अगर मैंने उससे शॉपिंग कर ली तब तो ठीक है, वो वाला पैसा यूटिलाइज हो गया, लेकिन अगर उससे शॉपिंग नहीं की तो देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन ना कि इस पैसे को वापस आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लो, देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन। ठीक है, तो मैं बैंक अकाउंट से वॉलेट में अगर डालूंगा तो पेटीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, मैं डेबिट कर रहा हूं। ठीक है, पेटीएम वॉलेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मैं डेबिट कर रहा हूं, लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्रेडिट हो रहा है। तो इसलिए हम लिखते हैं कि जो भी पैसा मैं अपने बैंक अकाउंट से इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट करूंगा तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्रेडिट हो जाएगा। दिस इज द टर्मिनोलॉजी दैट दे यूज। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर विल बी क्रेडिटेड विद द अमाउंट दैट आई डिपॉजिट इन द कैश लेजर।
ठीक है। और फिर जब जब इस पैसे को यूटिलाइज करके मैं जीएसटी पे करूंगा या मैं इंटरेस्ट पे करूंगा या फीस पे करूंगा या पेनल्टी पे करूंगा, तो जब जब इस कैश को मैं यूटिलाइज करूंगा, जब जब इसके बैलेंस को मैं यूटिलाइज करूंगा, तब तब ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर डेबिट होता रहेगा। ठीक है, तब तब ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर डेबिट होता रहेगा। आई होप यहां तक की बात आप सबको समझ में आ गई है, राइट? क्या बोला मैंने? जीएसटी के पोर्टल पर जैसे ही मैंने अपने आप को रजिस्टर किया, डैशबोर्ड के अंदर मेरे को 3 लेजर्स दिखाई देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर। अभी हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को आप एक तरह से वॉलेट की तरह से समझ सकते हो कि आप उसमें पहले कैश जमा कर दो और उसके बाद जो भी आपकी आउटपुट लायबिलिटी बनती है, यू कैन यूटिलाइज द कैश विच इज ऑलरेडी देयर इन योर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड देन मेक द पेमेंट ऑफ दैट टैक्स। Whenever you deposit amount in the electronic cash ledger, it will be said that the cash ledger has been credited. Sorry. ठीक है, whenever you deposit any amount in the electronic cash ledger, it will be said that the electronic cash ledger has been credited. और जब जब आप इस अमाउंट को यूटिलाइज करोगे फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड ऑल, तो फिर इसको बोला जाएगा कि आपका कैश लेजर डेबिट होता जा रहा है। ठीक। आई होप यहां तक की बात आप सब लोगों को क्लियरली समझ में आ चुकी है। ठीक, आओ सर एक बार पढ़ लेते हैं इसको। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कंटेन्स अ समरी ऑफ ऑल द डिपॉजिट्स और पेमेंट्स मेड बाय अ टैक्स पेयर। तो जितना भी मैंने डिपॉजिट किया, डिपॉजिट का क्या मतलब हुआ? जो भी पैसा मैंने बैंक अकाउंट से इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट किया, और पेमेंट्स जो भी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, अब आप देखो ना, पेटीएम से जितना भी आप पैसा पे करते हो, पेटीएम के वॉलेट से जितना भी आप पैसा खर्च कर रहे हो, उसका सबका रिकॉर्ड पेटीएम के पास रहता है ना, पेंडिंग एनालिसिस वगैरह सब कुछ रहता है पेटीएम के पास। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इज मेंटेन्ड ऑन द जीएसटी पोर्टल, ये जीएसटी के पोर्टल पर मेंटेन होता है। अब आ जाओ, देखो इधर, any deposit made towards the payment of tax, interest, penalty, late fee or any other amount will be credited to the electronic cash ledger। देख रहे हो, any deposit made towards payment of tax, ये tax, interest, penalty, late fee और other amount के लिए जो भी आप डिपॉजिट करते हो, वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट किया जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। Any debit to the electronic cash ledger represents payment therefrom towards tax, interest, penalty, late fee or any other amount। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर कुछ भी डेबिट होगा तो इसका मतलब क्या है कि उस अमाउंट को आपने या तो यूटिलाइज किया है टुवर्ड्स टैक्स, या यूटिलाइज किया है टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, या यूटिलाइज किया है टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ पेनल्टी, या यूटिलाइज किया टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ लेट फी और एनी अदर अमाउंट। ठीक, तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा जमा कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्रेडिट हुआ, और जब आप उस जमा किए हुए पैसे से टैक्स वगैरह पे कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर डेबिट हुआ। ठीक है, ये मैं इसीलिए इतना स्लोली बता रहा हूं क्योंकि बाद में फिर कंफ्यूजन होता है कि डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, क्या होगा, बहुत कंफ्यूजन होगा। ठीक है, अभी आप लोग कर लोगे तो बाद में बड़ा आसान रहेगा। देखो, The deposit in the electronic cash ledger shall be made through any of the following modes। अब आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा कैसे जमा कर सकते हो? ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में यहां पर आप पैसा जमा कैसे कर सकते हो? इंटरनेट बैंकिंग थ्रू ऑथराइज्ड बैंक्स, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड थ्रू ऑथराइज्ड बैंक्स, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ये एनईएफटी, या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस और एनी अदर बैंक, ओवर द काउंटर पेमेंट थ्रू ऑथराइज्ड बैंक्स फॉर डिपॉजिट्स अप टू 10,000 रुपीज पर चालान पर टैक्स पीरियड बाय कैश, चेक और डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, तो आप बैंक जाकर मैन्युअली भी अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा जमा कर सकते हैं। आप मैन्युअली अपने बैंक जाकर भी ओवर द काउंटर पेमेंट ओवर द काउंटर पेमेंट आप 10,000 तक का कर सकते हैं पर चालान पर टैक्स पीरियड बाय कैश, चेक और डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, तो ये मोड ऑफ डिपॉजिट ये थोड़ा सा कार्टून तरीके से बना के यहां पर दिया हुआ है, वो आप देख सकते हो। देखो, It may be noted that the restriction for deposit up to 10,000 rupees per चालान in case of an over the counter payment will not apply to deposit to be made by। तो 10,000 तक की ही लिमिट है ना, ओवर द काउंटर अगर मैं जाकर जमा कर रहा हूं तो 10,000 तक की लिमिट है। तो ये 10,000 तक की लिमिट कहां कहां अप्लाई नहीं करेगी? तो इन 3 केसेस में अप्लाई नहीं करेगी। Government departments or any other deposit to be made by persons as may be notified by the commissioner in this behalf। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर डिपॉजिट करना चाहिए ओवर द काउंटर वो कितना भी डिपॉजिट कर सकते हैं, या कमिश्नर अगर नोटिफिकेशन के जरिए बता दे कि ये लोग जमा कर सकते हैं ओवर द काउंटर चाहे जितना भी, तो वो लोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, proper officer or any other officer authorized to recover outstanding dues from any person whether registered or not, including recovery made through attachment or sale of movable or immovable properties। तो कोई भी प्रॉपर ऑफिसर जिसके पास अथॉरिटी है कि वो किसी भी बंदे के लिए रिकवरीज कर सकता है, किसी भी बंदे से टैक्स की रिकवरीज कर सकता है,
ठीक है, चाहे वो दूसरा वाला बंदा रजिस्टर्ड हो या ना हो। तो ये प्रॉपर ऑफिसर भी ओवर द काउंटर चाहे जितना पैसा जमा कर दे। नेक्स्ट, proper officer or any other officer authorized for the amounts collected by way of cash, check or demand draft during any investigation or enforcement activity or any ad hoc deposit। तो कोई भी प्रॉपर ऑफिसर अगर वो कर रहा है इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, उसने कुछ कैश में पेमेंट वगैरह लिया, तो इस कैश के पेमेंट को वो जमा कर सकता है। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इनको यहां पर डायग्राम बना के कलरफुल बनाकर दे दिया है। ठीक, आइए देखिए बात करते हैं पेमेंट बाय चालान। ठीक, जो भी पैसा आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा करते हो, आप चालान बनाकर जमा करते हो। देखो, व्हाट इज सी पिन, CIN, BRN, EFPB। देखिए, सी पिन स्टैंड्स फॉर कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इट इज क्रिएटेड फॉर एवरी चालान सक्सेसफुली जनरेटेड बाय द टैक्स पेयर। तो जो भी पैसा मेरे को पे करना होता है, उसके लिए मेरे को एक चालान बनानी पड़ती है। ठीक है, तो जो भी चालान में जनरेट करूंगा, हर चालान के लिए मेरे को एक सी पिन असाइन किया जाएगा। So it is a 14-digit unique number to identify the चालान। CPIN remains valid for a period of 15 days। 15 दिन के तक ये CPIN मेरा वैलिड रहेगा। CIN मतलब चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये जनरेट किया जाता है बाय द बैंक्स वंस पेमेंट इन ल्यू ऑफ अ जनरेटेड चालान इज सक्सेसफुल। तो मेरे को पेमेंट करना था, ठीक है, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पेमेंट करना था, डिपॉजिट करना था, मैंने उसके लिए चालान जनरेट कर दी। अब चालान जब सक्सेसफुल हो गया, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, तो फिर CIN जनरेट हो गया। इट इज अ 17-digit नंबर, दैट इज अ 14-digit CPN प्लस 3-digit बैंक कोड। CIN is generated by the authorized banks or Reserve Bank of India when payment is actually received by such authorized banks or RBI and credited in the relevant government account held with them. It is an indication that the payment has been realized and credited to the appropriate government account. CIN is communicated by the authorized bank to taxpayer as well as to GSTN. ठीक है, BRN or bank reference number is a transaction number given by the bank for the payment against a चालान। ठीक, EFPB stands for the electronic focal point branch। These are branches of authorized banks which are authorized to collect payment of GST। Each authorized bank will nominate only one branch as its EFPB for pan-India transaction। The EFPB will have to open accounts under each major head for all the governments। Any amount received by such EFPB towards GST will be credited to the appropriate account held by such EFPB for India or other। ठीक, इधर देखो, आर मैनुअल चालान्स एप्लीकेबल एज अलाउड अर्लियर अंडर द वैट रेजिम्स। तो क्या मैनुअल चालान्स अभी अलाउड है? मैनुअल चालान्स अभी अलाउड नहीं है। आपको जो भी टैक्स का पेमेंट करना है, उसके लिए आपको एक ई चालान ही जनरेट करनी पड़ेगी। तो मैनुअल और फिजिकल चालान्स आर नॉट अलाउड अंडर द GST regime। इट इज मैंडेटरी टू जनरेट चालान्स ऑनलाइन ऑन द GST पोर्टल। How many types of challans are prescribed for various taxes and payments to be made under the GST regime? So there is a single challan prescribed for all taxes, fees, penalty, interest and other payments to be made under the GST regime। चालान से रिलेटेड कुछ और एस्पेक्ट्स आ जाओ, पढ़ते हैं एक बार। Any person or a person on his behalf can generate a challan in prescribed form on the common portal and enter the details of the amount to be deposited by him towards tax, interest, penalty, fees or any other amount। ठीक है, तो कितना पैसा आपको डिपॉजिट करना है, डिपॉजिट वाले पैसे के लिए आप एक चालान जनरेट करोगे। ई चालान वैलिडिटी इज फॉर 15 डेज, 15 दिन की उसकी वैलिडिटी रहेगी। कमीशन फॉर मेकिंग पेमेंट थ्रू ई चालान हैज टू बी बोर्न बाय द पर्सन मेकिंग द पेमेंट। जो भी इसका कमीशन होगा, वो जो भी टैक्स पेयर है उसी को बेयर करना पड़ेगा। मैंडेट फॉर्म ऑब्टेन्ड आफ्टर मेकिंग NEFT RTGS पेमेंट हैज टू बी सबमिटेड इन द बैंक। ठीक है, तो आपने सपोज RTGS वगैरह कर दिया, तो उससे मैंडेट फॉर्म ऑब्टेन हुआ, उसको आप बैंक में सबमिट कर देंगे। द वैलिडिटी ऑफ द मैंडेट फॉर्म इज 15 डेज। अब देखो, on successful credit of amount in the concerned central state government account maintained in the authorized bank, a challan identification number will be generated by collecting bank which will be indicated in the challan। ठीक, तो बेसिकली आपने डिपॉजिट किया, उसमें कैश लेजर में आपने डिपॉजिट किया, उसके बाद आपने पेमेंट कर दिया। On receipt of CIN from the collecting bank, the said amount is credited to the electronic cash ledger of the person on whose behalf the deposit is made and the common portal will generate a receipt to its effect। ठीक है, तो जो भी कलेक्टिंग बैंक है, जब उससे CIN मिला तो ये अमाउंट क्रेडिट हो गया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। मैंने डिपॉजिट करने के लिए चालान इशू किया था, मैंने डिपॉजिट करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट करने के लिए ही तो चालान जनरेट किया था। ठीक है, फिर चालान जनरेट किया तो उससे जो भी कलेक्टिंग बैंक है उससे CIN मिल गया और फिर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर उतने अमाउंट से क्रेडिट हो गया।
If CIN is not generated even after making payment and submission of mandate form, or when after generation it has not been reflected in the common portal, the person making the deposit or the person on whose behalf deposit has been made can make a representation in prescribed form, that is form GST PMT 07. अगर मेरा सब कुछ करने के बाद, ये जितने भी राम कथा यहां पर दी हुई है वो सब कुछ करने के बाद भी जीएसटी के पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा क्रेडिट नहीं हुआ, तो फिर मैं रिप्रेजेंटेशन बना सकता हूं इन द फॉर्म GST PMT 07, GST पेमेंट 07 थ्रू द कॉमन पोर्टल और ई गेटवे थ्रू विच द पेमेंट हैज बीन मेड. तो जिस भी पेमेंट, सिंपल सी चीज है ना यार, क्या ही बताऊं इसमें. चलो देखो, date of credit into the treasury of the state government, central government is deemed to be the date of the debit in the electronic cash ledger and not the actual date of deposit of amount in the electronic cash ledger of the taxable person. इसका मतलब क्या हो गया कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर पैसा डाल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार को जीएसटी मिल गया. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ना. आपने अगर पेमेंट पेटीएम के वॉलेट में पैसा डाल दिया तो इसका क्या ये मतलब है कि आपने वो सारा पैसा खर्च कर दिया? आपने वो सारा पैसा खर्च थोड़ी किया. जब आप उस पैसे को यूटिलाइज करोगे तभी तो वो खर्च हुआ माना जाएगा. तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो भी आपने पैसा डाल दिया, तो क्या हम मान लेंगे कि जीएसटी का पेमेंट हो गया? नहीं. जब तक जीएसटी का पेमेंट होगा और ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर डेबिट नहीं हो जाता, तब तक सरकार के खाते में पैसा कैसे पहुंचेगा? अभी हमने अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा जमा कर दिया, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है वो क्रेडिट हुआ पड़ा है, उसमें क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है. तो जब तक सरकार के पास जाएगा और ये डेबिट नहीं होगा, तब तक सरकार को पैसा कैसे मिलेगा? ठीक. In case any discrepancy is noticed in electronic cash ledger, the registered person shall communicate the same to the officer exercising jurisdiction in the matter through the common portal in the prescribed form. राइट. अब आगे देखो क्या लिखा है, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट रिफ्लेक्टेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो भी अमाउंट दिख रहा है उसको आप कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हो. राइट. वही आपका जीएसटी पे कर दो, इंटरेस्ट, फी, पेनल्टी, अदर अमाउंट. Subsection 3 of Section 49 of the CGST Act lays down the following. The amount reflected in the electronic cash ledger may be used for making any payment towards tax, interest, penalty, fees or any other amount in the prescribed manner. अब आ जाओ देखो. In the e-ledger, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, इंफॉर्मेशन इज केप्ट माइनर हेड वाइज फॉर ईच मेजर हेड. इंफॉर्मेशन इज केप्ट माइनर हेड वाइज फॉर ईच मेजर हेड. ठीक. अभी इसका मतलब क्या है ये समझाता हूं मैं. लेजर के मेजर हेड होते हैं आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और सेस. ठीक है. और हर मेजर हेड के अंदर 5 माइनर हेड्स होते हैं. जैसे आईजीएसटी है, अगर आईजीएसटी इज वन मेजर हेड तो इसके अंदर 5 माइनर हेड्स होंगे. 1 2 3 4 5. कौन कौन से? टैक्स, आईजीएसटी से रिलेटेड टैक्स, आईजीएसटी से रिलेटेड इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और अदर्स. ठीक है. तो ई लेजर में जो भी इंफॉर्मेशन है वो चार हेड्स, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी और सेस, और हर ये जो 4 मेजर हेड्स हैं, हर मेजर हेड के अंदर 5 माइनर हेड्स. A registered taxpayer can make cash deposits in the recognized banks through the prescribed modes to electronic cash ledger using any of the online or offline modes permitted by the GST portal. तो आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जैसे मर्जी आए पैसा जमा कर सकते हो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन. The cash deposits can be used for making payments like tax liability, interest, penalties, fees and others. ठीक. तो ये मेजर हेड्स और माइनर हेड्स आ गए आपके. आगे देखिए. Subsections 10 and 11 of Section 49 of the CGST Act 2017 provides a facility to the registered person to transfer an amount from one head to another head in the electronic cash ledger. तो ये जो ट्रांसफर ऑफ अमाउंट था ना, ये था. ठीक है, कि अगर आपके जो अकाउंट है उसमें आपने गलती से फीस वाले हेड के अंदर कुछ पैसा डाल दिया, लेकिन वो फीस वाले हेड के अंदर नहीं, वो इंटरेस्ट वाले हेड के अंदर होना चाहिए, तो आप ये ट्रांसफर कर सकते हो. ठीक. कैसे कर सकते हो? आओ देखो. The amount available in the electronic cash ledger can be utilized for making payment of any liability for the major and minor heads. तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो भी पैसा है उससे आप मेजर हेड का भी पेमेंट कर सकते हो, माइनर हेड का भी पेमेंट कर सकते हो. For instance, if the registered person has made a deposit of tax erroneously, that is by virtue of human error, under a particular head instead of a specific head, the same can be transferred to the respective intended head vide form GST PMT 09. ठीक है. तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में किसी दूसरे हेड के अंदर पैसा डाल दिया. मैंने पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर पैसा जमा करूंगा. अब उस कैश लेजर के अंदर भी 4 मेजर हेड्स हैं, हर मेजर हेड के अंदर 5 माइनर हेड्स हैं. तो सपोज मैंने किसी एक हेड में डाल दिया गलती से, गलती तो हो ही सकती है, इंसान हूं मैं.
ठीक है, और उसको मेरे को अब दूसरे हेड में ट्रांसफर करना है। पैसे तो मैं जमा कर ही चुका हूं ना, तो ये तो गलत हो जाएगा ना कि यहां पर अगर सरकार बोले नहीं 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 ऐसा थोड़ी होता है। अरे क्यों नहीं होता यार, मेरा पैसा मैंने गलती से डाल दिया, इसको ट्रांसफर करने का मौका दो। तो ट्रांसफर आप कर सकते हो यूजिंग फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09। This form can be used either for transfer of erroneous deposits under any minor head of a major head to any other minor head of the same or other major heads for any amounts already lying unutilized under any of the minor heads in electronic cash ledger। चलो एग्जांपल देखते हैं तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। For instance, a registered person has deposited a sum of 1000 rupees under the head of interest of column CGST and 1000 rupees under the head of interest column of SGST instead of the head fee। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर था, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 4 मेजर हेड्स है। ठीक, सपोज मेरे पास 2 ही मेजर हेड्स में मैं बात कर रहा हूं, सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब इसके अंदर 5 माइनर हेड्स, 1 2 3 4 5, और इसके अंदर 5 माइनर हेड्स, 1 2 3 4 5। ठीक है, सीजीएसटी के अंदर 5 माइनर हेड्स और एसजीएसटी के अंदर 5 माइनर हेड्स, राइट। और ये क्या है, इंटरेस्ट, फीस, पेनल्टी, टैक्स तो लिखा ही नहीं, टैक्स, इंटरेस्ट, फीस, पेनल्टी, अदर्स, टैक्स, इंटरेस्ट, फीस, पेनल्टी, अदर्स, ये है। ठीक, तो अभी मैंने क्या किया, 1000 रुपए मैंने जमा किया सीजीएसटी के इंटरेस्ट कॉलम में। तो सीजीएसटी के इंटरेस्ट कॉलम में मैंने 1000 रुपए जमा किया, और 1000 रुपए मैंने जमा किया इंटरेस्ट कॉलम ऑफ एसजीएसटी इंस्टेड ऑफ द हेड फी। तो एसजीएसटी के इंटरेस्ट कॉलम में मैंने 1000 रुपए जमा कर दिया, लेकिन मुझे फीस वाले कॉलम में करना चाहिए था। ठीक है, मुझे फीस वाले कॉलम में करना चाहिए था। तो अब क्या होगा, such amount can be transferred using form GST PMT 09 for making a transfer to the head fee। The said transfer is required using the above form because when the registered person has to make the remittance of tax amount at a stage, offset liabilities in any GST returns, forms or tax or payment through electronic cash ledger, adequate amount should be available under the respective head of account। ठीक है, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई ये ट्रांसफर करना जरूरी क्यों है। ठीक है, ट्रांसफर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर आएगा ना आपका जो टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर होगा, और टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर में लिखा होगा कि फीस पे करनी है 1000 रुपए की, और सोचो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में एसजीएसटी की फीस के अंदर कोई भी पैसा नहीं है, तो सोचो कैसा लगेगा, खानदान की तो नाक कट जाएगी। ठीक है, पूरे ग्रुप की नाक कट जाएगी कि भाई इंटरेस्ट के पास तो 1000 रुपए का बैलेंस है, लेकिन फीस के पास तो बैलेंस ही नहीं है, राइट। तो जब टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर में आपको फीस पे करनी होगी, आउटवर्ड फीस आपको पे करनी पड़ेगी 1000 रुपए की, तो ये फीस आप तभी पे कर पाओगे जब एसजीएसटी के फीस वाले हेड के अंदर 1000 रुपए का बैलेंस पड़ा होगा, इसलिए इसको यहां पर ट्रांसफर करना जरूरी है। ठीक, बस यही है। तो सेक्शन 53A एंड सेक्शन 17A of the IGST Act provides for transfer of amount between center and states in accordance with section 49 of the CGST Act, allowing transfer of any amount from one head to another head in the electronic cash ledger of the registered person। तो ये allow हो जाता है। Other peculiar aspects of cash ledger, electronic cash ledger, आओ पढ़ते हैं। An unregistered person has to make payments through electronic cash ledger on the basis of temporary identification number generated through common portal। ठीक है, तो registered person तो अपने GST के थ्रू लॉगिन कर सकता है, लेकिन जो unregistered person होगा अगर उसको पेमेंट करना होगा तो वो टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर के बेसिस पर पेमेंट कर सकता है। नेक्स्ट, where the person has claimed refund of any amount from electronic cash ledger, the amount of refund claimed would be debited from the electronic cash ledger। obvious सी बात है, अगर पेटीएम के वॉलेट से मैं कुछ पैसा वापस ले लेता हूं तो वॉलेट डेबिट हो जाएगा, सीधी सी बात है। Where the refund claimed by a person is rejected either fully or partly, the amount debited earlier shall be credited to the electronic cash ledger by the proper office to the extent of the amount of refund rejected। तो मैंने रिफंड मांगा था, रिफंड मांगने से मैंने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मेरा डेबिट हो गया था, लेकिन रिफंड रिजेक्ट हो गया, तो उतने से वापस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक, आओ सर क्वेश्चन देखते हैं। Messrs Daksha Enterprises has made a cash deposit of 10,000 rupees under the minor head tax of the major head SGST। तो SGST के अंदर टैक्स वाले हेड के अंदर इसने 10,000 का डिपॉजिट किया। It has a liability of 2,000 rupees for minor head interest under the major head SGST। ठीक है, तो माइनर हेड टैक्स में 10,000 जमा किया, लेकिन माइनर हेड इंटरेस्ट के अंदर इसकी 2,000 की लाइबिलिटी थी। State whether Messrs Daksha Enterprises can utilize the amount available for payment of interest। yes, पहले तो GST PMT 09 यूज करके ये जो 2,000 रुपया है टैक्स वाले हेड से इंटरेस्ट वाले हेड में ट्रांसफर कर दो, और उसके बाद इस 2,000 रुपए को यूज कर लो, सिंपल।
तो द रजिस्टर्ड पर्सन इज अलाउड टू ट्रांसफर द अमाउंट अवेलेबल अंडर एनी माइनर हेड ऑफ अ मेजर हेड टू एनी अदर माइनर हेड ऑफ द सेम और अदर मेजर हेड as per section 4910 of the CGST Act, wide form PMT 09. Therefore, in the given case, amount of 10,000 rupees available under the minor head tax of the major head SGST can be utilized for payment of liability of 2,000 rupees under minor head interest of the same major head after making due transfer entry using form GST PMT 09 from the minor head of tax to in. Simple. चलिए जी आगे देखते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर हो गया. अब आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बारे में बात करते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर सेक्शन 49 टू 4 एंड 5, सेक्शन 49A, सेक्शन 49B रेड विद रूल 86, रूल 86A, रूल 86B एंड रूल 88A ऑफ CGST रूल्स. भाई साहब इतनी सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर समराइज कर दी गई हैं. आइए देखते हैं. Subsection 2 of section 49 of CGST Act provides that self-assessed input tax credit by a registered person shall be credited to its electronic credit ledger. देखो अब मेरी बात सुनो. मैं जब भी कोई सामान खरीदूंगा तो मुझे पता होगा कि इस सामान पर मुझे ITC मिलेगा या नहीं मिलेगा. सीधी सी बात है. मैं कार खरीद लेता हूं तो मुझे पता है कार पर तो ITC ब्लॉक्ड है, राइट. तो क्या मैं उसको क्रेडिट को क्लेम करूंगा? नहीं. लेकिन जब जहां से मैंने गाड़ी खरीदी, सपोज मैंने रेनॉल्ट से गाड़ी खरीदी, रेनॉल्ट से मैंने गाड़ी खरीदी, रेनॉल्ट ने मुझे गाड़ी सप्लाई की, रेनॉल्ट ने मुझे गाड़ी सप्लाई की. मुझे पता है कि इसका कार का ITC मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन रेनॉल्ट की तरफ से तो ये आउटवर्ड सप्लाई है, रेनॉल्ट की तरफ से तो ये आउटवर्ड सप्लाई है. तो जैसे ये आउटवर्ड सप्लाई करेगा रेनॉल्ट, फिर ये GSTR 1 फाइल करेगा, GSTR 1 फाइल करेगा. और जैसे ही रेनॉल्ट GSTR 1 फाइल करेगा तो मेरे पोर्टल पर ऑटो पॉपुलेट होकर इसका अमाउंट देखने लगेगा. सपोज 1 लाख का GST मैंने पे किया था गाड़ी की खरीदने पर, गाड़ी खरीदने पर सपोज मैंने 1 लाख रुपए का GST पे किया था. तो रेनॉल्ट ने आउटवर्ड सप्लाई की मेरे को, ठीक है, और अपनी आउटवर्ड सप्लाईज का GSTR 1 फाइल किया और इसमें दिखाया कि एक गाड़ी निशांत को बेची और निशांत से 1 लाख रुपए का टैक्स कलेक्ट किया. तो जैसे ही निशांत अपना GST पोर्टल खोलेगा उसको 1 लाख रुपए का क्रेडिट यहां पर दिखने लगेगा कि देखो तुमने वहां से खरीदा था तो तुम्हारे पास ये क्रेडिट अवेलेबल है, तुम्हारे पास ये क्रेडिट अवेलेबल है. पोर्टल पर क्या दिखने लगेगा कि निशांत तुम्हारे पास 1 लाख रुपए का क्रेडिट लेने के लिए अवेलेबल है. क्योंकि अब आप मेरे को बताओ, रेनॉल्ट को क्या पता कि मैं इस गाड़ी का प्रयोग अपने पर्सनल यूज के लिए करूंगा या मेरा गाड़ी सिखाने का स्कूल है. रेनॉल्ट को क्या पता कि मैं इस गाड़ी का आगे क्या करूंगा, रेनॉल्ट को तो नहीं पता. ठीक है, रेनॉल्ट को नहीं पता. जो गवर्नमेंट का पोर्टल है उसको क्या पता कि मैं किस बिजनेस में एंगेज हूं. गवर्नमेंट के पोर्टल को तो नहीं पता ना कि मैं किस बिजनेस में एंगेज हूं, राइट. तो अब यहां पर मुझे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा. अगेन मैंने कहा मन साफ हो तो सब आसान है, टैक्स बहुत आसान है अगर मन साफ हो तो. मुझे लॉ पता है, मुझे लॉ पता है. लॉ पता होने की वजह से मुझे यह भी पता है कि गाड़ी पर जो मैंने GST पे किया रेनॉल्ट को, ये 1 लाख रुपए, क्या मुझे इस 1 लाख रुपए का क्रेडिट मिलेगा? मुझे पता है नहीं मिलेगा, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर ब्लॉक्ड है. ठीक. तो क्या मैं इस 1 लाख रुपए के क्रेडिट को यूटिलाइज कर सकता हूं? क्या मैं इस 1 लाख रुपए के क्रेडिट को यूटिलाइज कर सकता हूं? तो द आंसर इज नो. ठीक है. इसी तरह से मेरे पास जितने भी क्रेडिट्स अवेलेबल होंगे, जहां जहां से मैंने सामान खरीदा है, मेरे उन सभी सप्लायर्स ने अपनी आउटवर्ड सप्लाईज का GSTR 1 फाइल किया है. ठीक है. मैंने जहां जहां से सामान खरीदा है, मेरे उन सभी सप्लायर्स ने आउटवर्ड सप्लाईज के लिए GSTR 1 फाइल किया है. और GSTR 1 अगर फाइल किया है और वहां पर उन लोगों ने मेरा GST नंबर डाला हुआ है, तो फिर मेरे पोर्टल पर वो सारे क्रेडिट्स अवेलेबल दिखाई देंगे. मेरे पोर्टल पर वो सारे क्रेडिट्स अवेलेबल दिखाई देंगे. अब इनमें से मुझे सेल्फ असेस करके देखना होगा. अच्छा ये तो नहीं मिलेगा, अच्छा ये शायद मिल जाएगा, अरे ये वाला भी नहीं मिलेगा, अरे ये वाला नहीं मिलेगा, अरे ये तो पर्सनल यूज के लिए नहीं मिलेगा, हाँ ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा. तो ये जो 3 क्रेडिट्स मैंने देखे कि ये 3 क्रेडिट्स लॉ के हिसाब से मुझे मिल जाएंगे, इन 3 क्रेडिट्स को मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डाल दूंगा. इन 3 क्रेडिट्स को मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डाल दूंगा. ठीक है. प्रैक्टिकली कैसे होता है, लिस्ट रहती है, आप उस लिस्ट पर टिक कर देते हो कि हाँ ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है.
ठीक है, क्योंकि लिस्ट बहुत सारी रहती है। मैं आपको बताता हूं, मैं बहुत सारी शॉपिंग करता हूं अमेजोन से, ठीक है। अब मेरे को, आपको पता ही है मेरे को चिप्स खाने का और टॉफियां खाने का कितना ज्यादा शौक है, मैं अभी तक बड़ा ही नहीं हो पाया हूं, ठीक है। तो मैं अभी भी चिप्स वगैरह खाते रहता हूं। तो अभी शार्क टैंक पे मैंने देखा टैग्स एक ब्रांड आया, ठीक, तो टैग्स के मैंने चिप्स मंगवा लिया अमेजोन से। अमेजोन पे मेरा बिजनेस अकाउंट रजिस्टर्ड है, क्योंकि कई सारी, जैसे ये कैमरा है या ये माइक वगैरह है, ये सारी चीजें मैं अमेजोन से मंगवाता हूं। तो ये जो कैमरा है, ये माइक है, या कोई कंप्यूटर है, या कोई भी ये लाइट्स वगैरह यहां पर लगी हुई हैं, तो ये जो लाइट्स हैं, ये सारी चीजें तो मैं बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहा हूं। तो इन पर जो भी मैंने टैक्स पे किया होगा, इन पर, इनको खरीदने पर जो भी मेरा टैक्स पे किया होगा, उसका तो क्रेडिट मेरे को मिलना चाहिए, उसका क्रेडिट मेरे को मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो मैंने Amazon पर अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट करवा रखा है, अपना जीएसटी नंबर मैंने Amazon पे दिया हुआ है, राइट। तो उससे क्या होता है, अब Amazon जितना, जो कुछ भी मैं खरीदूंगा, जो कुछ भी मैं खरीदूंगा, Amazon को क्या पता ये वाली चीज मैं किस लिए खरीद रहा हूं। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। Amazon को तो नहीं पता मैं कौन सी चीज किस लिए खरीद रहा हूं। तो Amazon अपनी आउटवर्ड सप्लाईज में तो वो सारी की सारी चीजें दिखा देता है। तो मेरे जीएसटी के पोर्टल पर उन सभी चीजों का क्रेडिट रहता है। मेरे जीएसटी के पोर्टल पर उन सभी चीजों का क्रेडिट लिखा हुआ रहता है कि अच्छा, ये आपने लाइट खरीदी, इससे इतने रुपए का क्रेडिट, ये आपने चिप्स खरीदे थे, टैग्स के चिप्स खरीदे थे, तो इससे इतने रुपए का क्रेडिट। तो लाइट का क्रेडिट तो मैं टिक करके सेलेक्ट कर लेता हूं कि भाई इसका क्रेडिट मैं लूंगा, लेकिन चिप्स वाले क्रेडिट को मुझे खुद इग्नोर करना पड़ेगा। चिप्स वाले क्रेडिट को मुझे खुद इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो मेरे पर्सनल यूज के लिए ना, तो फिर उसका क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा, ठीक। तो Amazon को तो नहीं पता मैं चिप्स खरीद रहा हूं तो क्यों खरीद रहा हूं। जीएसटी के पोर्टल को तो नहीं पता कि मैं क्या बिजनेस करता हूं, मैंने अगर चिप्स खरीदे तो क्यों खरीदे, उसका क्रेडिट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अपनी अकल लगाकर जो भी मेरे पोर्टल पर क्रेडिट्स अवेलेबल दिख रहे होंगे, उन अवेलेबल क्रेडिट्स में से मैं कुछ कुछ सेलेक्ट करूंगा जो ऑटोमेटिकली मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश क्रेडिट लेजर में आ जाएंगे। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। मेरे जितने भी सप्लायर्स होंगे, जहां जहां से मैंने सामान खरीदा होगा, वो सारे आउटवर्ड सप्लाईज का रिटर्न फाइल करेंगे। अगर वो आउटवर्ड सप्लाईज का रिटर्न फाइल करेंगे, तो जो जो आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न फाइल करेगा, मुझे उसका क्रेडिट दिख जाएगा, दिखेगा कि ये क्रेडिट्स आप ले सकते हो। तभी मैंने कहा ना, अगर मेरे किसी सप्लायर ने रिटर्न फाइल ही नहीं किया, तो चाहे मैंने उसको 4 लाख रुपए का जीएसटी पे किया हो, क्या वो मेरे पोर्टल पर दिखाई देगा? नहीं, तो मैं उसका क्रेडिट नहीं ले सकता, ठीक है। ये वाली बात है। तो ये जो भी मेरे पोर्टल पर ऑटो पॉपुलेट होकर देखते रहेंगे, इनमें से मैं सेलेक्ट करूंगा कि इसका 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 क्रेडिट लेना है, और वो अमाउंट फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट होता रहेगा कि ये क्रेडिट आप ले सकते हो, ठीक है। यूटिलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ जाएगा, ठीक। आइए अभी देखो, Subsection 2 of Section 49 of CGST Act provides that the self-assessed input tax credit, self-assessed, खुद से assess करना पड़ेगा, by a registered person shall be credited to its electronic credit ledger। तो ये electronic credit ledger में आ जाएगा। अब देखो, नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी फॉर टैक्स लाइबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, अगर कोई टैक्स आपको, देखो, अगर मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट्स पड़े रहेंगे, तो इन क्रेडिट्स का यूज मैं कर सकता हूं फॉर मेकिंग माय टैक्सेशन पेमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में मैंने पैसा जमा करके रखा हुआ है, जो भी मेरी टैक्स लायबिलिटी होगी, उस लायबिलिटी को मैं यूटिलाइज कर सकता हूं ना, या तो क्रेडिट लेजर के अमाउंट में जो भी पैसा पड़ा है वो, तो पहले मैं इस पूरे के पूरे क्रेडिट को यूटिलाइज कर लूंगा। सपोज मैं एकदम सिंपल सा बताता हूं, नंबर्स के फॉर्म में बताता हूं। मेरे ई कैश लेजर में 50,000 रुपए पड़े हुए, ठीक है, और ई क्रेडिट लेजर में दिख रहा है कि 40,000 रुपए पड़े हुए, ठीक है, 40,000 रुपए पड़े हुए। मुझे 60,000 रुपए टैक्स पे करना है, मुझे 60,000 रुपए टैक्स पे करना है। तो ये 60,000 रुपए में से 40,000 का तो मैं क्रेडिट यूटिलाइज कर लूंगा, और ये जो 20,000 रुपए बचेगा, जो पेमेंट देना होगा, उसको फिर मैं कैश से पेमेंट कर दूंगा, उसका पेमेंट फिर मैं कैश से कर दूंगा। यस, ठीक है। अगर मेरा टैक्स लाइबिलिटी मेरी 60,000 रुपए की आती है और क्रेडिट में मेरे पास 40,000 रुपए पड़ा हुआ है, तो 40,000 का क्रेडिट मैं यूटिलाइज कर लूंगा अगेंस्ट माई आउटपुट लाइबिलिटी। 20,000 बचेगी आउटपुट लाइबिलिटी, उस 20,000 के लिए मैं कैश से 20,000 रुपए पेमेंट कर दूंगा। बात सिंपल है, एकदम क्लियर बात है, राइट। अच्छा, अगर ये जो टैक्स पेबल है, ये सिर्फ वही टैक्स पेबल होना चाहिए, अगर नहीं, ये सिर्फ वही टैक्स पेबल होना चाहिए जो आउटवर्ड सप्लाईज पर टैक्स पेबल होगा, आउटवर्ड सप्लाईज, ठीक।
आउटवर्ड सप्लाईज जो मैंने किया, मतलब जो भी माल मैंने बेचा है, जो भी सर्विसेज मैंने प्रोवाइड की हैं, उन पर जो टैक्स कलेक्ट करके मुझे सरकार को पे करना है, उन पर जो टैक्स लेकर मुझे सरकार को पे करना है, सिर्फ उसी टैक्स के अगेंस्ट मैं ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस यूटिलाइज कर सकता हूं। एक और एग्जांपल से समझाता हूं, सपोज मैंने कोई लॉयर की सर्विस ली, सपोज मैंने किसी लॉयर की सर्विस ली, ठीक है। अब लॉयर तो बड़ा आदमी है, लॉयर तो जीएसटी पे करेगा नहीं, लेकिन लॉयर की सर्विस लेने पर मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज, अज्यूमिंग आई एम अ बिजनेस एंटिटी, ठीक है। अज्यूमिंग कि मैं एक बिजनेस एंटिटी हूं, रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी हूं, मैं अगर लॉयर की सर्विसेज ले रहा हूं, तो लॉयर की सर्विसेज पर जो भी पैसा मैं दूंगा, पेमेंट वाउचर दूंगा उसको, और मुझे टैक्स इनवॉइस भी जनरेट करनी पड़ेगी, और मेरे को जीएसटी भी जमा करना पड़ेगा। ये जीएसटी तो मेरा आरसीएम के थ्रू होगा ना, ये जीएसटी मेरा आरसीएम के थ्रू होगा ना। तो क्या मैं इस आरसीएम को, ये भी मुझे सरकार को पे करना पड़ेगा, तो क्या इस आरसीएम की लायबिलिटी के अगेंस्ट में क्रेडिट वाला बैलेंस यूज कर सकता हूं? द आंसर इज नो। कॉमन सेंस है ना यार, एकदम कॉमन सेंस है। आप ये तो मतलब आउटवर्ड सप्लाईज जो आप कर रहे हो, उसी के अगेंस्ट तो आप इनपुट वाले को यूटिलाइज करोगे। ये आपकी आउटवर्ड सप्लाई थोड़ी हुई, ये तो आपकी इनवर्ड सप्लाई हुई ना। इनवर्ड सप्लाई पर बस टैक्स लॉयर की जगह आप पे कर रहे हो, दैट्स इट। टैक्स जो है लॉयर की जगह आप पे कर रहे हो, बस इतना सा ही तो फर्क है, बस और कुछ नहीं है। तो देखो, amount available in the electronic credit ledger may be used for making any payment towards output tax under CGST or IIGST. It is pertinent to note that output tax in relation to a taxable person means the tax chargeable under this act on a taxable supply of goods and or services made by him or by his agent, but excludes tax payable by him on reverse charge basis. तो ये कॉमन सेंस है, मैं कह रहा हूं ना आपको, अगर मन साफ हो, अकाउंटिंग आती हो, तो टैक्स इतना आसान है, एकदम कॉमन सेंस। अब ये पूरा लंबा सा पैराग्राफ लिख रखा है इन्होंने, कोई जरूरत ही नहीं है कि एक्सक्लूड होगा। क्यों एक्सक्लूड होगा? कॉमन सेंस लगाओ ना। जो भी आउटवर्ड सप्लाईज है आपकी, आउटवर्ड सप्लाईज के अगेंस्ट ही तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करोगे आप। कॉमन सेंस है ना। आपने इनपुट टैक्स लिया, इनपुट टैक्स वो तो लॉयर को देना था, बस जरिया आप हो, ठीक है। लॉयर को देना था, जरिया आप हो, तो उसके अगेंस्ट आप अपने इनपुट टैक्सेस का क्रेडिट कैसे यूटिलाइज कर सकते हो? डजंट मेक एनी सेंस। Thus, ITC cannot be utilized for tax payable under reverse charge mechanism. ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट एज सेल्फ असेस्ड इन मंथली रिटर्न्स विल बी रिफ्लेक्टेड इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो जो भी आपने क्रेडिट को सेल्फ असेस किया है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिखता रहेगा। द क्रेडिट इन दिस लेजर कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट ऑफ ओनली टैक्स एंड नॉट ऑफ एनी अदर अमाउंट सच एज इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एटसेट्रा। तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इसका पेमेंट आप पेनल्टी, फीस वगैरह करने के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ टैक्स का पेमेंट करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला हम लोगों ने चैप्टर किया था, उसके में हमने बात की थी कि टैक्स का यूटिलाइजेशन कैसे होगा। तो जो भी आपके पास आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उसका यूटिलाइजेशन पहले आप करोगे टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, उसके बाद आप सीजीएसटी और एसजीएसटी में कर सकते हो, किसी भी प्रोपोर्शन में, किसी भी अमाउंट में। लेकिन पहले पूरा का पूरा आईजीएसटी का पेमेंट, पहले पूरा का पूरा आईजीएसटी का आईटीसी यूटिलाइज हो जाना चाहिए। उसके बाद सीजीएसटी का यूटिलाइजेशन आप करोगे अगेंस्ट सीजीएसटी पेमेंट। अगर कुछ बच जाता है तो आईजीएसटी पेमेंट, सीजीएसटी का आईटीसी एसजीएसटी के पेमेंट के अगेंस्ट यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। इफ समबडी थिंक्स आई एम गोइंग फास्ट इन दिस, यू नीड टू वॉच द सेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। इनपुट टैक्स के क्रेडिट वाले सेशन में हम लोगों ने इन सारी चीजों को बहुत स्लोली समझा है। अभी मैं बस एक बार क्विकली रिवाइज करवा दे रहा हूं। एसजीएसटी का जो भी क्रेडिट है वो यूटिलाइज किया जा सकता है फॉर द पेमेंट ऑफ एसजीएसटी फर्स्ट एंड देन फॉर आईजीएसटी, ठीक है। बट कैन इट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी? नो। बस बाकी सारी चीजें तो ये हैं। उसके बाद ये देखो रूल 86A। तो रूल 86A भी हम लोग वहां पर बात कर चुके थे, ठीक है। क्या कहता है? इन केस द कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर हैज रीजंस टू बिलीव दैट आईटीसी अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर हैज बीन फ्रॉडुलेंटली अवेल्ड और इज इनएलिजिबल, he may prohibit use of ITC for discharge of any liability under section 49 or for claim of any refund of any unutilized amount, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में 86A वही आईटीसी वाले चैप्टर में बात की थी। 86B के बारे में भी हम लोगों ने आईटीसी वाले चैप्टर में बात की थी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की चोरी को रोकने के लिए होता है। अगर आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी है वो और आपके जो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उससे ज्यादा का आपके पास क्रेडिट अवेलेबल है, तो फिर ये बोला जाता है कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का कम से कम 1% आप कैश में दो और सिर्फ 99% आप क्रेडिट यूटिलाइज कर सकते हो। और ये कब होता है? अगर पिछले महीने की जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो 50 लाख से ज्यादा हो,
ठीक, सॉरी, सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई अदर देन एग्जेम्प्ट एंड जीरो रेटेड 50 लाख से ज्यादा हो, पिछले महीने की सप्लाई अगर 50 लाख से ज्यादा हो तो फिर आपके ऊपर रूल 86 भी लगेगा, राइट। बाकी आईटीसी वाले चैप्टर में डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं क्वेश्चंस भी किए में। देखो, where a person has claimed refund of any amount from the electronic cash or credit ledger, the said amount shall be debited to the electronic cash or credit ledger. Common sense. If the refund so claimed is rejected either fully or partly, the amount debited earlier to the extent of rejection shall be credited to the electronic cash or credit ledger by the proper officer by an order made in the prescribed form. Again, common sense. आइए सर, दो लेजर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर भी हो गया है। अब हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर के बारे में, ठीक है। एकदम सीधी सी बात है, एकदम सीधी सी बात है। क्या है कि जब आप आउटवर्ड सप्लाईज के रिटर्न फाइल करोगे, जब आप GSTR 1 फाइल करोगे, वही तो आपकी आउटपुट लायबिलिटी बन जाती है, ठीक है। आपने जितना भी टैक्स अपने कस्टमर्स से लिया, मैं जो भी सामान बेच रहा हूं या जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, उसके लिए जो भी सामान मैं ले रहा हूं, उसी को तो मेरे को सरकार को पे करना है। दैट इज माय आउटपुट लायबिलिटी माइनस द ITC फ्रॉम द इनपुट क्रेडिट लेजर, ठीक है, वही मेरी लायबिलिटी रजिस्टर बन जाता है। तो ये लायबिलिटी रजिस्टर अपने आप बनता रहता है। आओ देखो, Subsection 7 of Section 49 enumerates about the third kind of ledger, auto updated on common portal, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है कि आउटवर्ड सप्लाईज मैंने की, जैसे ही मैंने आउटवर्ड सप्लाईज वाला रिटर्न फाइल किया GSTR 1 में, तो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में आ गया कि ये पूरा का पूरा आपको आउटवर्ड टैक्स पे करना है, ये लायबिलिटी रजिस्टर में अपने आप आ गया, ठीक। फिर मेरे पास मेरे सप्लायर्स ने जो आउटपुट सप्लाईज का रिटर्न फाइल किया, उससे मेरे पोर्टल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल दिखने लग गया। मैंने उन पर क्लिक किया कि मैं कौन कौन सा यूटिलाइज करना चाहता हूं, वो टिक होते ही इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पर आ गया, और फिर लायबिलिटी रजिस्टर के अंदर जो आउटवर्ड सप्लाईज वाला अमाउंट दिख रहा था, उसके अगेंस्ट आपने ITC वाला सेट ऑफ कर दिया। देखो, मैंने GSTR 1 फाइल किया, GSTR 1 में मेरी सारी आउटवर्ड सप्लाईज दिख रही हैं। अब मेरी आउटवर्ड सप्लाईज है, तो यहां पर क्या दिखेगा कि मैंने अपने कस्टमर से कितना कितना GST कलेक्ट किया। जो भी GST मैंने कलेक्ट किया, मेरी इनकम तो है नहीं, आई हैव टू डिपॉजिट इट टू द गवर्नमेंट्स अकाउंट। तो ये GSTR आउटवर्ड सप्लाईज में जितना भी GST होगा, वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में दिखता रहेगा इधर। ठीक है, उसके बाद मेरे पास एक क्रेडिट लेजर भी था। क्रेडिट लेजर में कौन कौन सी एंट्रीज आती थी, जो मैं सेल्फ असेस करके सेलेक्ट करता था कि हाँ इसका क्रेडिट लेना है, इसका क्रेडिट लेना है, इसका क्रेडिट लेना है, इसका क्रेडिट लेना है। तो जैसे ही वो मैं सेल्फ असेस करके अपना ई क्रेडिट लेजर भरता रहूंगा, इसमें जो भी बैलेंस होगा वो मेरा यहां से माइनस हो जाएगा, वो मेरा यहां से माइनस हो जाएगा। तो ये मेरी आउटपुट लायबिलिटीज, ठीक, ये मेरी इनपुट टैक्स क्रेडिट, माइनस कर दो, जो बैलेंस बचता है वो मेरी लायबिलिटी है। तो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में इस तरह से अपने आप ये पॉपुलेट होता रहेगा, ऑटोमेटिकली इट विल कीप ऑन गेटिंग पॉपुलेटेड, ठीक है। बस इतनी सी बात है। While the terms electronic cash ledger and electronic credit ledger are defined in the Act, the term electronic liability register is not defined. ठीक है, the section lays down that all liabilities of taxable person will be maintained in a separate register. तो separate register यही हो गया liability register। आइए देखिए, electronic liability register will reflect the total tax liability of a taxpayer for a particular tax period. देखो, order of discharge of tax and other dues. Subsection 8 prescribes the chronological order in which the liability of a taxable person has to be discharged. तो किस तरह से आप liability को discharge करोगे? सबसे पहले self-assessed tax and other dues for the previous taxable periods have to be discharged first. तो जितने भी पिछले periods का आपने tax payment नहीं किया है, पहले उसका payment करो। The self-assessed tax and other dues for the current period have to be discharged next. तो पहले पिछले periods का, पिछले महीनों का जितना भी अगर pending कुछ पड़ा हुआ है, तो पहले उसको discharge करो, और उसके बाद current period का, मतलब जैसे सपोज अभी जैसे अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर मंथ की लायबिलिटी हमें नवंबर में डिस्चार्ज करनी होगी, लेकिन सपोज मेरा सितंबर का भी कोई पेमेंट बाकी है, तो नवंबर में पहले मैं सितंबर का पेमेंट करूंगा और फिर अक्टूबर का पेमेंट करूंगा।
Once these two steps are exhausted, thereafter any other amount payable including demand determinable under section 73 or section 74 to be discharged. In other words, liability if any arising out of demand notice and adjudication proceedings come last. तो जो भी demand की वजह से या proceedings की वजह से वो है, वो सब last में. This sequence has to be mandatorily followed. The expression other dues referred above mean interest, penalty, fees or any other amount payable under this act or the rules made thereunder. अब देखो, presumption that incidence of tax is passed on. सुनो मेरी बात, इसका मतलब क्या है? Presumption that incidence of tax is passed on. इसका मतलब ये है कि जब रेनॉल्ट ने मेरे से टैक्स कलेक्ट करके, रेनॉल्ट ने मुझे गाड़ी बेची, ठीक है, गाड़ी बेची तो बिल में जीएसटी लगा, मैंने रेनॉल्ट को पेमेंट किया, मैंने जीएसटी भी पेमेंट किया, राइट. रेनॉल्ट ने आउटवर्ड सप्लाईज का रिटर्न फाइल किया और लायबिलिटी रजिस्टर में जो भी था उसको पेमेंट कर दिया. जैसे ही रेनॉल्ट ने अपना आउटपुट लायबिलिटी सरकार को पे कर दिया तो यह मान लिया जाएगा कि सरकार को वो पैसा मेरी तरफ से मिल गया. रेनॉल्ट कर क्या रहा है? रेनॉल्ट एक जरिया ही तो है. रेनॉल्ट एक जरिया ही तो है. टैक्स तो अल्टीमेटली मेरी जेब से गया ना, तभी तो इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं. टैक्स अल्टीमेटली मेरी जेब से निकल कर गया. मेरी जेब से निकला, डायरेक्टली सरकार को नहीं गया, रेनॉल्ट के थ्रू गया सरकार को, पर गया तो सरकार को और निकला तो मेरी जेब से. तो जब रेनॉल्ट उस पैसे को सरकार को पे कर देगा तो इसको मान लिया जाएगा कि मैंने पे कर दिया है एंड हेंस मुझे इसका क्रेडिट मिल जाएगा, मतलब अवेलेबल हो जाएगा. वो बात अलग है, मैं इसको यूटिलाइज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा वो अलग बात है. इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज पास्ड ऑन. इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब क्या होता है? एकदम पहली क्लास ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें हमने बात की थी कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क क्या होता है. कि डायरेक्ट टैक्स में तो हम ही बोन करते हैं, हम ही बेयर करते हैं, हम ही पे करते हैं, ठीक है. मुझे पता है मैंने इतना कमाया तो इस पर मुझे इतना टैक्स पे करना पड़ेगा. आईडीटी में तो मुझे पता ही नहीं मैंने कितना कमाया, कितना मैं टैक्स पे कर रहा हूं. मैं कुछ भी खरीद रहा हूं उस पर इनडायरेक्ट टैक्स जा रहा है सरकार को, ठीक है. तो इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस पास्ड ऑन का मतलब हुआ कि जब रेनॉल्ट ने मेरा दिया हुआ पैसा सरकार को जमा कर दिया, यह मतलब हो गया कि मैंने वो पैसा सरकार को जमा किया है और मुझे इस पैसे का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा. यूटिलाइज करना या ना करना वो बात की बात है. मैं यूटिलाइज कर पाऊंगा या नहीं वो तो डिपेंड करेगा कि ये अलाउड भी है या नहीं है, ठीक है. लेकिन उसका क्रेडिट मुझे मिल जाएगा, मतलब क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा. इसका मतलब है कि द टैक्स हैज बीन पेड बाय मी, दैट्स व्हाई ना आई एम गेटिंग इट्स क्रेडिट. टैक्स मैंने पे किया तभी तो मेरे को उसका क्रेडिट मिल रहा है. अब इस क्रेडिट को यूटिलाइज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो बात की बात है. डन. आओ देखो सर, subsection 9 of section 49 contains a deeming clause. This part of the section provides that when a taxable person has paid the GST under the corresponding act, जब भी किसी taxable person ने GST पे कर दिया under the corresponding act, the taxable person is deemed to have passed on the incidence of such payment of tax to the recipient of such goods or service. तो जब रेनॉल्ट ने पे किया तो टैक्स का इंसिडेंस पास ऑन कर दिया मेरे ऊपर, मतलब ये मान लिया गया कि टैक्स मैंने पे किया and or services. Thus, if tax has been paid under GST Act 2017, then taxable person is deemed to have passed on the incidence of such payment of GST to the recipient. This is subject to the contrary being proved. This is subject to the contrary being proved. ये मान लिया जाएगा कि हो गया, ठीक है. अब अगर मैं बोलूं कि नहीं हुआ तो मेरे को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई रेनॉल्ट ने गलती की है, मेरे अकाउंट में नहीं दिखाई दे रहा है इसका क्रेडिट, ठीक है. दिस इज सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्ररी बीइंग प्रूव्ड. कॉन्ट्ररी बीइंग प्रूव्ड मतलब आई शुड, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे पास आएगा, राइट. अगर मैं बोलता हूं कि नहीं मुझे तो उसका क्रेडिट दिख ही नहीं रहा, मेरे पोर्टल पर तो जीएसटी का क्रेडिट दिख ही नहीं रहा, तो आई विल हैव टू प्रूव इट कि भाई देखो सच में नहीं दिख रहा, मजाक नहीं कर रहा हूं, रिटर्न फाइल में कुछ ना कुछ तो पंगा हुआ है, तुमने मेरा वाला फाइल नहीं किया है, ठीक है. तुमने मेरा वाला जो पेमेंट है सरकार को नहीं किया है, मेरा वाला जो जीएसटी है वो तुमने सरकार को पे नहीं किया है. अगर तुमने सरकार को पे किया होता तो मेरे पोर्टल पर दिख रहा होता ना उसका क्रेडिट, मुझे तो दिख नहीं रहा, तो मतलब तुमने पे नहीं किया है. तो आई विल हैव टू प्रूव, बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर आएगा. Onus to establish that incidence of tax has not been passed on to the recipient becomes relevant in case of section 54 dealing with refund of tax. ठीक है, मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा सा. ब्लरी सा दिख रहा था बीच में. ऑलराइट,
देखो सर, चैप्टर 9 ऑफ सीजीएसटी रूल्स प्रोवाइड द फॉलोइंग. नंबर 1, डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर. All amounts payable towards tax, interest, late fee and any other amount as per the return filed. ठीक. All amounts payable towards tax, interest, penalty and any other amounts determined in the proceeding by an assessing authority or as ascertained by the taxable person. अब ये डेबिट क्यों हो रहा है? ये डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं. तो मेरे इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में जो भी पैसा आएगा सरकार के लिए तो वो एसेट है. मेरे इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में टैक्स लाइबिलिटी रजिस्टर मेरा है. मेरे लिए भले ही लाइबिलिटी है वो कि मेरे को पे करना है, लेकिन सरकार के लिए तो एसेट है ना. तो ये जो भी अकाउंटिंग हो रही है सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, इसलिए लाइबिलिटी रजिस्टर डेबिट होता रहेगा. जो भी पैसा मेरे को पे करना है, पेएबल है, वो सरकार के लिए रिसीवेबल है. और अगर सरकार के लिए रिसीवेबल है तो ये एसेट है, और एसेट है तो डेबिट होगा. इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 50, एनी इंटरेस्ट अमाउंट दैट मे अक्रू फ्रॉम टाइम टू टाइम. ठीक. देखो, डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट या कैश लेजर, क्या क्या चीजें डेबिट होंगी? डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड क्रेडिट टू इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर. तो जो चीजें क्रेडिट लेजर में डेबिट होती रहेंगी, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डेबिट होती रहेंगी, वो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में क्रेडिट होती रहेंगी. हम सरकार हैं. आप इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझोगे, आप इसको सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे. ठीक. अब सुनो, जो भी पैसा मेरे को पे करना है, जो भी पैसा मेरे को पे करना है, वो लाइबिलिटी रजिस्टर में सरकार के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट होता रहेगा. टू निशांत, टू निशांत. ठीक है. और जो भी पैसा मैंने अपने क्रेडिट में डाल के रखा हुआ है, वो सरकार की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यहां पर आता रहेगा बाई निशांत. मैंने अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर में डाला कि इसको मैं यूटिलाइज करूंगा. मैं इसको यूटिलाइज करूंगा तो सरकार के लिए तो ये लाइबिलिटी है, तो सरकार इसको क्रेडिट कर रही है. जब जब मैं इस क्रेडिट को यूटिलाइज करूंगा तो ये डेबिट होगा, सरकार इसको करेगी टू निशांत. जब जब मैं क्रेडिट के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बैलेंस को यूटिलाइज करूंगा, तब तब सरकार की बुक्स में क्रेडिट का जो लाइबिलिटी है वो कम होती रहेगी. जैसी लाइबिलिटी कम होती रहेगी, क्रेडिट लेजर मेरा डेबिट होता रहेगा सरकार की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. और यहां पर ये जो एसेट है ये कम होता रहेगा, तो यहां पर ये क्रेडिट होता रहेगा. तो जैसे जैसे मेरा ई क्रेडिट लेजर डेबिट होता रहेगा, वैसे वैसे ई टैक्स लाइबिलिटी रजिस्टर क्रेडिट होता रहेगा. ठीक है. सिमिलरली जैसे जैसे ई कैश, जब मैं ई कैश में पैसा जमा कर रहा था तो सरकार के लिए तो लाइबिलिटी जमा हो रही थी, तो सरकार इसको क्रेडिट कर रही थी. सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, जब मैं ई कैश लेजर में पैसा जमा करूंगा तो ये सरकार के लिए लाइबिलिटी बनती जाएगी कि अभी इसने अगर इसको टैक्स में पेमेंट नहीं किया तो हमें इसको पैसा लौटाना पड़ेगा. ठीक है. तो ये यहां पर क्या आ गया? क्रेडिट होता जा रहा था. जैसे जैसे मैं ई कैश लेजर का बैलेंस यूज करूंगा फॉर पेइंग द टैक्स, वैसे वैसे ये डेबिट होता रहेगा और ये क्रेडिट होता रहेगा. ठीक. तो डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड क्रेडिट टू इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर. डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी. पेमेंट ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन एज पर हिज रिटर्न सब्जेक्ट टू सेक्शन 49, 49 और 49B. डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड क्रेडिट टू इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर. ये भी वही बात है, मेरा जितना जितना डेबिट होता रहेगा, इनके उतना उतना लाइबिलिटी रजिस्टर क्रेडिट होता रहेगा. ठीक है. क्योंकि इनका जो एसेट है वो कम हो रहा है, इसलिए क्रेडिट हो रहा है. इनकी जो लाइबिलिटी है वो कम हो रही है, इसलिए डेबिट हो रहा है. पेमेंट ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन एज पर हिज रिटर्न, फिर पेमेंट ऑफ टीडीएस टीसीएस वगैरह, ये सारी बातें सही है. ठीक. अब देखो, हाउ डू द न्यू पेमेंट सिस्टम्स बेनिफिट द टैक्स पेयर एंड कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट. तो ये जो नया सिस्टम है, मैनुअल वाला तो सारा सिस्टम चला गया, ये नया सिस्टम जो ई पेमेंट वाला है, ये सारी चीजें, क्रेडिट कैश लेजर, क्रेडिट लेजर और लाइबिलिटी रजिस्टर,
इससे डिपार्टमेंट को और टैक्स पेयर्स को क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं? सिंपल थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। नो मोर क्यूज एंड वेटिंग फॉर मेकिंग पेमेंट्स एज पेमेंट्स कैन बी मेड ऑनलाइन 24/7। कभी भी आप कर दो, तो कोई क्यू व्यू में खड़े होने की जरूरत नहीं है। इंस्टेंट ऑनलाइन रिसीट्स फॉर पेमेंट्स मेड ऑनलाइन, ठीक है, तो जैसे ही आपने पेमेंट किया तुरंत आपको उसकी रिसीट मिल जाती है। टैक्स कंसल्टेंट्स कैन मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स, तो मेरे को अगर टैक्स पोर्टल में रजिस्टर करना नहीं आता है या मैं टैक्स पोर्टल से कैसे पे करूं वो नहीं आता है, तो जो भी मेरा सीए होगा, जो भी मेरा टैक्स कंसल्टेंट होगा, वो आराम से मेरे बिहाफ पर पेमेंट कर सकता है। सिंगल चालान फॉर्म टू बी क्रिएटेड ऑनलाइन रिप्लेसिंग द 3 और 4 कॉपी चालान। तो पहले जमाने में 3 या 4 कॉपीज होती थी, अब एक सिंगल चालान जनरेट कर दो, उसी के थ्रू पेमेंट कर दो। रेवेन्यू विल कम अर्लियर इनटू द गवर्नमेंट ट्रेजरी एज कंपेयर टू ओल्ड सिस्टम। तो ओल्ड सिस्टम में पहले बैंक में जमा होगा, फिर वो जाकर सरकार के खाते में आएगा, तो अभी सरकार के खाते में जल्दी आ जाएगा। ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ ऑनलाइन है, पूरी ऑडिट ट्रेल अवेलेबल है, आराम से ट्रांसपेरेंट है सब। ऑनलाइन पेमेंट्स मेड आफ्टर 8 PM विल बी क्रेडिटेड टू द टैक्स पेयर्स अकाउंट ऑन द सेम डे। ठीक है, तो अगर आपने कोई भी ऑनलाइन पेमेंट किया है 8 बजे के बाद, तो भी वो सेम डे पर क्रेडिट हो जाएगा। पुराने सिस्टम में ऐसा नहीं होता। ठीक, ये तो बात हो गई आपकी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की और इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर के। आई होप ये वाली चीज आप सब लोगों को क्लियरली समझ में आ गई है, अच्छा खासा पूरा, बहुत धीरे धीरे मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया, पूरा विजुअलाइज हो गया होगा, कब क्या डेबिट होगा कब क्या क्रेडिट होगा, ये भी आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा, राइट। अब इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स सेक्शन 50 है, यहां पर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस दिए हैं, इनको आप छोड़ सकते हो। छोड़ क्या सकते हो मतलब सीधा एनालिसिस पर आ जाते हैं। बेसिकली सिंपल सा है, अगर आपने टैक्स का पेमेंट डिले किया तो फिर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो देखो सर, द टैक्स ड्यूज विच आर नॉट पेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम आर लायबल टू इंटरेस्ट पेमेंट। तो जिन टैक्स ड्यूज को आपने टाइमली पे नहीं किया है उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। This mechanism is automatic in nature by virtue of the provisions laid under any tax laws. On similar lines, Section 50 of CGST Act 2017 provides for applicability of interest for default in payment of taxes within the stipulated time. Under GST law, a registered person can make the payment of tax through electronic credit ledger or electronic cash ledger. टैक्स का पेमेंट आप कर सकते हो क्रेडिट लेजर या टैक्स कैश लेजर के थ्रू। Usually, the balance in electronic credit ledger is exhausted first before utilizing the balance available in the electronic cash ledger. Obviously, पहले जो भी क्रेडिट पड़ा है उसको आप यूटिलाइज करोगे, बाद में जो भी बचा कुचा होगा उसको कैश में पे करोगे। This practice is adopted for a better working capital management, राइट, जिससे आपका वर्किंग कैपिटल फंसे ना। नहीं तो अगर आपने पहले कैश दे दिया तो आपके पास कैश लिक्विडिटी खत्म हो गई। ठीक है, तो पहले आप क्रेडिट को यूटिलाइज कर लो और उसके बाद अगर कोई भी आउटपुट लायबिलिटी बचती है तो आप कैश को यूटिलाइज करो। देखिए जी, in case a registered person does not have sufficient amount available in the electronic credit ledger to pay the tax dues for a particular tax period, also if the registered person does not have sufficient money for making deposit of balance tax amount in electronic cash ledger, in such a situation GST common portal doesn't have a mechanism to allow a registered person to make part payment of taxes. ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी जीएसटी लायबिलिटी आप छोटा छोटा इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दो। ठीक है, तो मतलब ऐसा हो सकता है ना कि मेरी इलेक्ट्रॉनिक वो लायबिलिटी रजिस्टर में मेरा पैसा 1 लाख रुपए का दिख रहा है कि मेरे को 1 लाख रुपए पे करना है। ठीक है, अभी कैश लेजर का जो बैलेंस है 30,000 है और क्रेडिट लेजर का बैलेंस है वो सपोज 60,000 है। ठीक है, तो मैं कहूँ कि ठीक है यार, क्रेडिट 60,000 का यूटिलाइज कर लेते हैं, कैश 40,000 का यूटिलाइज कर, सॉरी कैश 30,000 का यूटिलाइज कर लेते हैं, 90,000 का पेमेंट मिल गया तेरे को। मैं सरकार से कहूं कि यार सरकार आपको मिल तो गया ना 90,000 का पेमेंट, 1 लाख का पेमेंट करना है, मैं समझता हूं, लेकिन मेरे क्रेडिट लेजर में 60,000 का बैलेंस है, कैश लेजर में 30,000 का बैलेंस है, तो इसको यूटिलाइज करो। 90,000 का टैक्स आप अभी रखो, 10,000 का टैक्स मैं आपको बाद में देता हूं, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो ऐसा अलाउड नहीं है। If the lawmaker demands tax dues along with the interest on the gross payments, that is tax paid through electronic cash ledger and credit ledger, it may be an unhealthy practice from business perspective. चलो इसका मैं आपको बता देता हूँ, इसका मैं आपको पहले समझा देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। देखो क्या होता है कि ई कैश लेजर, ई क्रेडिट लेजर, लायबिलिटी रजिस्टर, लायबिलिटी रजिस्टर्ड में सपोज 1 लाख रुपए था, लायबिलिटी रजिस्टर में सपोज 1 लाख रुपए था, ई क्रेडिट लेजर में बैलेंस था 60,000 का और ई कैश लेजर में बैलेंस था सपोज 30,000 का। ठीक, ड्यू डेट के पहले पहले मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने बैंक अकाउंट से
कैश लेजर में और 10,000 रुपए डाल पाऊं। टैक्स पेमेंट की ड्यू डेट होती है हर महीने की अगली तारीख, हर महीने के अगले महीने की 20 तारीख। तो सितंबर में जो भी मेरी आउटवर्ड सप्लाईज हुई, तो सितंबर मंथ की जो भी मेरी जीएसटी लाइबिलिटी है उसका पेमेंट मेरे को 20 अक्टूबर से पहले पहले करना है। ठीक, तो क्या हो जाता है कि ई कैश लेजर में 30,000 का बैलेंस है, क्रेडिट लेजर में 60,000 का बैलेंस है, लाइबिलिटी मेरी 1 लाख रुपए की आ रही है। नाउ I can utilize 60,000, I can utilize 30,000, but I do not have enough amount in my bank account to deposit additional 10,000 rupees in the cash ledger. मेरे पास है ही नहीं बैंक में पैसे, और सरकार पार्ट पेमेंट ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी अलाउ नहीं करती है। कोई बात नहीं, पार्ट पेमेंट अलाउ नहीं करती है, तो क्या मैं कुछ भी पेमेंट कर पाऊंगा टुवर्ड्स लाइबिलिटी? मैं नहीं पेमेंट कर पाऊंगा। कोई बात नहीं। अब देखो, सपोज मैंने 25 अक्टूबर को, मेरे पास पैसा आया, 25 अक्टूबर को मेरे पास पैसा आया, मैंने यहां 10,000 रुपए ट्रांसफर किए, तो ये अब मेरा 10,000 रुपए हो गया, तो ये आ गया 40,000 रुपए, और अब ये 40 और 60 को यूज करके मैंने 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया। 60,000 रुपए की लाइबिलिटी में 60,000 रुपए का क्रेडिट मैंने यूज किया, और 40,000 रुपए कैश मैंने इसके अगेंस्ट यूज कर लिया। लेकिन ये हुआ कब? ये 25 अक्टूबर को हुआ। कायदे से ये 20 अक्टूबर के पहले हो जाना चाहिए था, अगर मैं सितंबर की बात करूं तो। ठीक है, सितंबर वाला पेमेंट अक्टूबर में करना है, कायदे से ये पेमेंट 20 तारीख को हो जाना चाहिए था, पर 20 तारीख को ना हो पाया, ये 25 तारीख को हो पाया। अब अगर सरकार के, देखो डिलेड पेमेंट तो हो गया, डिलेड पेमेंट तो हो गया, आपको दिखाई दे रहा है, डिलेड पेमेंट तो बिंदास हुआ है, डिलेड पेमेंट नहीं हुआ ऐसा तो कोई कह ही नहीं सकता कि नहीं देर नहीं हुई है। 5 दिन की ही सही, लेकिन देर तो हो गई। ठीक, देर हो गई। अब अगर देर हुई है तो इस पेमेंट पर इंटरेस्ट लगेगा, अब अगर देर हुई है तो इस पेमेंट पर इंटरेस्ट लगेगा, राइट, इंटरेस्ट लगेगा। सवाल ये उठता है कि इंटरेस्ट पूरे 1 लाख रुपए पर लगेगा या कितने अमाउंट पर लगेगा, सवाल ये है। तो मेरे को एक बात बताओ आप, क्या 1 लाख रुपए पर, पूरे 1 लाख रुपए पर इंटरेस्ट लगाना सही है? क्या पूरे 1 लाख रुपए पर इंटरेस्ट लगाना सही है? हो सकता है आप में से कोई कहे हाँ सर बिल्कुल सही है, क्योंकि पूरा का पूरा 1 लाख का पेमेंट डिले हुआ। मैं कह रहा हूं कि यार एक बात बताओ, भले ही मेरी लाइबिलिटी पूरी सेटल हुई है 25 अक्टूबर को, पूरी की पूरी लाइबिलिटी मेरी सेटल हुई है 25 अक्टूबर को, लेकिन एक बात बताओ, ये जो 60,000 रुपए है, ये जो 60,000 रुपए है, ये तो मेरे क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ था ना, ये जो 60,000 रुपए है ये तो मेरे क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ था ना, मतलब ये 60,000 रुपए तो आपको बहुत पहले मिल गया था। मेरे सप्लायर ने, जहां से मैंने परचेज किया, मैंने उसको दे दिया था 60,000 रुपए पहले ही, उसने आपके खाते में जमा कर दिया था पहले ही, उसने आपके खाते पर जमा कर दिया था पहले ही, तो ये 60,000 तो आपको बहुत पहले से मिल गया। मैं मानता हूं मेरी टोटल लायबिलिटी 25 अक्टूबर को सेटल हुई है, लेकिन अगर आप इन इफेक्ट देखो तो 60,000 रुपए का पैसा तो आपको पहले से मिला हुआ है, तो इस पर मेरे से इंटरेस्ट क्यों चार्ज कर रहे हो आप? ये तो गलत बात है। ठीक है, इस पर मेरे से इंटरेस्ट क्यों चार्ज कर रहे हो आप? मेरी लाइबिलिटी मैंने 1 लाख की सेटल की है 25 अक्टूबर को, मैं मानता हूं, लेकिन आपको 60,000 रुपीज का पेमेंट तो पहले से मिला हुआ है। ठीक है, सिर्फ ये 40,000 रुपीज का पेमेंट ही तो आपको 20 अक्टूबर के बाद मिला है, तो अगर इफेक्टिवली देखा जाए तो सिर्फ ये 40,000 रुपए का पेमेंट ही तो डिलेड पेमेंट है, इफेक्टिवली अगर देखा जाए, ठीक है, अगर इफेक्टिवली देखा जाए तो सिर्फ 40,000 रुपए का ही पेमेंट तो डिले हुआ है यार। 60,000 का पेमेंट, ठीक है, आपने एडजस्टमेंट, बुक एंट्री, ये सारी चीजें आपने 25 अक्टूबर को की, लेकिन 60,000 का पेमेंट आपके पास आ तो गया था ना, आपके बैंक अकाउंट में 60,000 था ना। सरकार यार ये गलत बात है, ऐसा मत करो यार। सरकार ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल अग्रीड, मैंने कहा ना, मन साफ हो, अकाउंटिंग की नॉलेज हो, टैक्सेशन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। लॉजिकली सोचो ना, 1 लाख की लाइबिलिटी थी, राइट? अब सरकार को क्या मजा आ रहा है कि पूरे के पूरे पैसे पर आपसे इंटरेस्ट का पेमेंट ले वो? बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है आपके मन में आए तो सर फिर ऐसे तो पार्ट पेमेंट अलाउड हो जाना चाहिए था ना, तो हो क्या जाना चाहिए था वो अलग बात है, हो क्या जाना चाहिए था वो अलग बात है। आप पहले से अपना उतना खर्चा मेंटेन करके रखो, उतना ऐसा नहीं कि आप उड़ाते हुए चलो। ठीक है, क्योंकि जीएसटी आपका क्या करता है, पूरी टर्नओवर का 18% तो जीएसटी होता है, और वो वैसे भी आपकी इनकम नहीं होती, तो आप इनकम को अपनी उड़ा तो सकते नहीं हो, तो आपको उतना पैसा तो बचाकर रखना ही पड़ेगा जितना आपको जीएसटी देने के लिए यूटिलाइज कर पाओ आप। ठीक है, जितना आपको जीएसटी देने में यूज हो, राइट? एनीवे, कमिंग बैक टू दिस,
1 लाख की लाइबिलिटी हमने सेटल की 25 अक्टूबर को, लेकिन 60,000 का पेमेंट आपको पहले मिल चुका था। तो 60,000 रुपए पर डिलेड पेमेंट का चार्ज मत लगाओ यार, डिलेड पेमेंट के लिए इंटरेस्ट नहीं लगाओ। क्यों? क्योंकि 60,000 डिले हुआ ही नहीं है, पेमेंट आपको मिल गया था। हाँ, ये 40,000 रुपए का पेमेंट आपको बाद में मिला, ये हम मान, तो इस 40,000 रुपए की पेमेंट पर इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, तो यही चीज यहां पर है कि ग्रॉस अमाउंट 1 लाख रुपए, इसका आपको पूरे के पूरे पर आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आपको सिर्फ नेट अमाउंट पर। ये तो आपने यूटिलाइज कर लिया ना, तो नेट में आपके पास से कितना गया? नेट में आपके पास से 40,000 गया, तो इंटरेस्ट भी सिर्फ नेट अमाउंट पर लगेगा, ग्रॉस अमाउंट पर नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है। इसकी कंडीशन यह है कि ठीक है, आपके पास पैसा नहीं था, मान लिया, ठीक है, आपके पास पैसा नहीं था, मान लिया, रिटर्न तो फाइल कर सकते थे। रिटर्न तो फाइल कर सकते थे, ठीक है। तो 20 अक्टूबर से पहले पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, इट्स ओके, लेकिन 20 अक्टूबर से पहले रिटर्न तो फाइल कर दो। तो अगर आपने 20 अक्टूबर से पहले रिटर्न फाइल किया, सिर्फ तभी ऐसा होगा कि सिर्फ नेट अमाउंट पर जीएसटी की वो इंटरेस्ट लगेगा। अगर आपने रिटर्न भी नहीं फाइल किया 20 अक्टूबर से पहले पहले, तो फिर पूरे के पूरे 1 लाख पर डिलेड पेमेंट का इंटरेस्ट लग जाए। ठीक है, अगर आपने 20 अक्टूबर से पहले रिटर्न फाइल कर दिया पर आप पेमेंट नहीं कर पाए, पेमेंट आपने किया 25 अक्टूबर को, तो सिर्फ 40,000 रुपए पर डिलेड पेमेंट का इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन अगर आपने 20 तारीख से पहले रिटर्न भी नहीं फाइल किया, तो पूरे के पूरे ग्रॉस अमाउंट पर आपका इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक, ये बात है। तो देखो, ये देखिए, if the lawmaker demands tax dues along with interest on gross payments, that is tax paid through electronic cash ledger and credit ledger, it may be an unhealthy practice from business perspective. To counter such recovery mechanism, the proviso under section 50 provides that when a registered person has paid his taxes through a return specified under section 39, belatedly, interest shall be applicable only on the net taxes paid through electronic cash ledger and not on the gross taxes paid for such tax period. As per the second proviso, the interest in cases where tax return has been furnished after the due date but furnished before commencement of proceedings under section 73 and 74. Section 73 वो डिमांड वाली के लाओ दो, दे क्यों नहीं रहे हो? ठीक है, तो ड्यू डेट के बाद अगर आपने रिटर्न फाइल किया, यहां पर मेरे एग्जांपल में 20 अक्टूबर के बाद अगर आपने रिटर्न फाइल किया, तो फिर इंटरेस्ट शैल बी लेविड ऑन द पोर्शन ऑफ आउटपुट टैक्स व्हिच इज बीइंग पेड बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. दिस मींस द इंटरेस्ट लायबिलिटी शैल नॉट अराइज ऑन द पोर्शन ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी व्हिच इज पेड यूजिंग आईटीसी अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश क्रेडिट लेजर. ठीक है, अभी इसको पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा अजीब अजीब सी भाषा लिखी हुई है, कहीं पर कुछ लिखा हुआ है, कहीं पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो मैंने आपको बताया यही सही है. अभी मैं आपको इसको एक क्वेश्चन के थ्रू दिखा देता हूं. Accordingly, interest, if any, payable by a registered person for delay in remittance of taxes beyond the stipulated due date on account of delay in filing of return shall be demanded only on the net cash liability taxes and not on the gross tax liability. ठीक. When interest is payable in case of delay in payment of tax in full or part within the prescribed period. Rate of interest क्या रहेगा? Rate of interest आपका 18% का रहेगा. ठीक. कंप्यूटेशन फॉर पीरियड, अभी पीरियड कैसे किया जाएगा? तो दिन काउंट करोगे आप, सीधी सी बात है. पीरियड ऑफ इंटरेस्ट विल बी फ्रॉम द डेट फॉलोइंग द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टू द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स. तो मतलब जैसे मैंने यहां पर बोला ना, 20 अक्टूबर को करना चाहिए था, 25 को किया, तो 21, 22, 23, 24, 25, 5 दिन का डिले हुआ. Other relevant points relating to interest, the term tax here means the tax payable under the act or rules made thereunder. The payment of interest in case of belated payment of tax should be made voluntarily, that is even without a demand. तो इंटरेस्ट आपको अपनी मर्जी से कर देना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई इंटरेस्ट है, नहीं तो डिमांड प्रोसीडिंग्स लग जाएंगे. इंटरेस्ट पेबल अंडर दिस सेक्शन शैल बी डेबिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर. The liability for interest can be settled by adjustment with balance in electronic cash ledger. सुनना मेरी बात, जो इंटरेस्ट होगा ना, उसको आप आईटीसी के बैलेंस से यूटिलाइज नहीं कर सकते. जो इंटरेस्ट का पेमेंट होगा वो आपको नेसेसरीली कैश, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बैलेंस के थ्रू ही यूटिलाइज करना पड़ेगा. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक जो भी आपका इंटरेस्ट वगैरह आएगा, डिलेड पेमेंट वाला जो इंटरेस्ट है, उसका पेमेंट आप आईटीसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बैलेंस को यूटिलाइज करके नहीं सेटल कर सकते. यू विल हैव टू पे इट इन कैश ओनली. Since the provisions of section 42, 10, 43, 10 are practically not in operation, the provisions relating to interest payment of section 53 has not been discussed. ठीक है, आ जाओ इधर देखो. Mr. Alok, a registered supplier of taxable goods, filed GSTR 3B, मतलब रिटर्न इसने फाइल किया for the month of January 21 on 15th April 2021.
15th April 2021. The prescribed due date to file the said GSTR 3B was 20th February 2021. इसने रिटर्न ही बाद में फाइल किया। मुझे लग रहा है मैंने शायद कुछ तो गलत बताया है, चलो देखते हैं। मैंने शायद उल्टा बता दिया है, शायद अभी क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। शायद मैंने उल्टा बता दिया है कि अगर रिटर्न फाइल किया तो फिर ऐसे। चलो देखते हैं। The amount of net GST payable in cash, that is electronic cash ledger, on supplies made by him for the said month worked out to be 36,500, which was paid on 15th April 2021. Briefly explain the related provisions and compute the amount of interest payable under CGST Act 2017 by Mr. Alok. Ignore the effect of leap year if applicable in this case. ठीक है, देखो क्या हुआ है। 20 फरवरी को रिटर्न फाइल होना था, 20 फरवरी को पेमेंट हो जाना था, लेकिन रिटर्न फाइल हुआ है 15 अप्रैल 2021 को। ठीक है, 15 अप्रैल 2021 को रिटर्न अगर फाइल हुआ है तो मैं आप लोगों को दिन कैलकुलेट करके बता देता हूं। 15 अप्रैल ना, तो 20 फरवरी के बाद, फरवरी में कितने 28 दिन होते हैं, तो 28 माइनस 20 करेंगे हम। 28 माइनस 20 ये फरवरी के दिन हो गए, प्लस मार्च के 31 दिन, प्लस अप्रैल के 15 दिन, तो ये 54 डेज का डिले हुआ, राइट। और कैश लेजर से 36,500 रुपीज की लाइबिलिटी आई, तो 36,500 पर 18% लगेगा इंटू 54/365, तो ये 972 रुपीज का आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। ठीक है, अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। आइए सर देखिए, illustration 3. ABC Limited have filed their GSTR 3B for the month of July 21 within the due date prescribed under section 39, that is 20th August 2021. तो जुलाई वाला जो रिटर्न था वो इन्होंने विद इन द ड्यू डेट कर दिया। Post filing of the return, the registered person has noticed during September 21 that tax dues for the month of July 21 have been short paid for 40,000 rupees. तो रिटर्न फाइल करने के बाद इसको रियलाइज हुआ कि भाई साहब 40,000 रुपए का शॉर्ट पेमेंट हुआ है। रिटर्न फाइलिंग के बाद इसको रियलाइज हुआ कि 40,000 रुपए का शॉर्ट पेमेंट हुआ है। ठीक है, एबीसी लिमिटेड has paid the above shortfall of 40,000 rupees through GSTR 3B of September 21 filed on 20th October. Payment through cash ledger 30,000 and credit ledger 10,000. Cash ledger 30,000 and credit ledger 10,000. Examine the interest payable under section CGST Act 2017. ठीक है, तो रिटर्न इसने ड्यू डेट पे फाइल कर दिया था, रिटर्न इसने ड्यू डेट पर फाइल कर दिया था। मैं बता रहा हूं ना, मैं थोड़ा सा हल्का सा मुझे लग रहा है कि शायद गलत बता दिया है, तो अभी इसको देख लेते हैं एक बार। जो मैंने आपको अभी तक बताया है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए। ठीक है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, थोड़ा सा गलत बताने के लिए, लेकिन एक बार देखते हैं। पता भी नहीं अभी गलत बताया नहीं, इसको देखेंगे तब क्लियरली आएगा। ठीक है, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। देखो, जुलाई का रिटर्न टाइमली फाइल हो गया, रिटर्न फाइल करने के बाद पता लगा भाई साहब 40,000 रुपए तो बचा हुआ रह गया, 40,000 रुपए बचा हुआ रह गया। ठीक है, रिटर्न फाइल कर दिया टाइमली। मैंने जो आपको लॉजिक दिया उससे क्या था, रिटर्न टाइमली फाइल हुआ, रिटर्न टाइमली फाइल हुआ, तो अब बाद में जब डिलेड पेमेंट होगा तो सिर्फ कैश वाले पोर्शन पर इंटरेस्ट लगेगा। मतलब मेरे हिसाब से 30,000 पर इंटरेस्ट लगना चाहिए, मेरे हिसाब से सिर्फ 30,000 पर इंटरेस्ट लगना चाहिए, 10,000 पर इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए। एक बार देख लें, नहीं, इसने पूरा का पूरा 40,000 पर टैक्स लगाया, तो यही बात जो है ये मेरे से गलत निकल गई थी। ठीक है, तो बात ये हो गई कि यहां पर ये रिटर्न अगर आप पहले फाइल कर चुके हो तब ग्रॉस अमाउंट पर आएगा। ठीक है, मैंने आपको उल्टा बता दिया था, प्लीज मेक अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट फॉर इट, कि अगर रिटर्न पहले फाइल कर चुके थे, अगर आप रिटर्न पहले फाइल कर चुके हो तो ग्रॉस अमाउंट, और तब भी डिलेड है, अगर रिटर्न पहले फाइल कर चुके हो तब भी डिलेड है तो ग्रॉस अमाउंट पर आएगा, तो ग्रॉस अमाउंट पर आएगा। ठीक है, और अगर आपने रिटर्न ही बाद में फाइल किया तो सिर्फ नेट अमाउंट पर आएगा, ये बात है। ठीक, ऐसे कर लेते हैं, याद कर लेना इसको भाई। Interest is payable under section 50 of the CGST Act 2017 in case of delayed payment of tax at the rate of 18% per annum from the date following the due date of payment to the actual payment date of payment of tax. As per proviso, interest is payable on the net tax liability paid in cash only if the return to be filed for a tax period under section 39 has been filed after the due date of furnishing the return. ठीक है, अगर रिटर्न आपने ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग के बाद फाइल किया है तभी सिर्फ कैश वाली लाइबिलिटी के ऊपर आएगा। In the above scenario, ABC Limited had defaulted the making payment for 40,000 on self-assessment basis in the return for the month of July. Accordingly, interest is payable on the gross liability and proviso of subsection 50 shall not be applicable. Thus, the amount of interest payable will be as under. Period of delay 21st August से 20th October 61 days, ये आप कैलकुलेट कर लोगे और पूरा का पूरा 40,000 पर आएगा। ठीक है, तो अगेन आई अपोलोजाइज
फॉर एक्सप्लेनिंग दिस टू यू इन एन इनकरेक्ट मैनर। तो यहां पर बस यही है कि अगर आपने पहले रिटर्न फाइल कर दिया और आप पेमेंट बाद में कर रहे हो तो फिर ग्रॉस अमाउंट पर होगा, ग्रॉस अमाउंट पर होगा। तो इसमें इनका ये वाला लॉजिक है कि भाई जब आप रिटर्न फाइल कर रहे थे तो आपने कायदे से कैलकुलेट क्यों नहीं किया। ठीक है, मैं किसी और लॉजिक के साथ आपको समझा गया, उस लॉजिक को आप डिलीट कर दीजिए प्लीज। ठीक है, और यहां पर ये लॉजिक हो जाएगा कि जब आप रिटर्न फाइल कर रहे थे तो आपसे मिस्टेक कैसे हो गई, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, राइट। तो आप जब रिटर्न फाइल कर रहे थे तो प्रॉपर अमाउंट आपको कैलकुलेट करना चाहिए और प्रॉपर अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद आप उस पर टैक्स पे करिए। अच्छा, what would be your answer if GSTR 3B for the month of July 21 has been filed belatedly on 20th October 21 and self-assessed tax of 40,000 has been paid on 20th October 21, payment through electronic cash ledger 30 and electronic credit ledger 10। तो अगर रिटर्न ही belatedly फाइल किया है, अगर रिटर्न ही ड्यू डेट के बाद फाइल किया है तो फिर आपको 40,000 पर नहीं, सिर्फ 30,000 पर, यानी कैश लेजर का जो भी बैलेंस है, कैश लेजर के थ्रू आपने जितना भी पेमेंट किया है सिर्फ उतने पर ही आपको टैक्स, उतने पर ही आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। ठीक, तो देखो, alternatively, if ABC Limited have filed the return for the month of July 21 on 20th October 21 beyond the stipulated due date of 20th August 2021, and if the self-assessed tax for July 21 has been paid on 20th October 21, interest under proviso to section 51 shall be payable on the tax payment through electronic cash ledger only। तो इंटरेस्ट कितना आएगा आपका 30,000 पर 18% इंटू 61/365, दैट इज 902। ठीक, तो आई होप ये वाली चीज आपको क्लियरली समझ में आ गई है। लास्ट कॉन्सेप्ट इस वाले टॉपिक का जो हमारे पास बचता है वो ये है ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेक्शन 53 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 18 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का ट्रांसफर कैसे आप लोग कर सकते हो, तो देखो, इफ द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स ड्यूज ऑफ आईजीएसटी, अगर सीजीएसटी को आईजीएसटी के अगेंस्ट यूटिलाइज किया in terms of section 53, there shall be a reduction in the amount of CGST equal to the credit so utilized, and the central government shall transfer such amount equivalent to the amount so reduced in CGST account to the IGST account। एकदम वो बात है कि अगर सीजीएसटी का यूटिलाइजेशन आईजीएसटी के अगेंस्ट कर लिया तो सीजीएसटी से बैलेंस कम हो जाएगा, सरकार उस बैलेंस को कम कर देगी। सिमिलरली, if the amount of IGST is utilized through dues of CGST or UTGST, then in terms of section 18 of the IGST Act, there shall be reduction in the amount of IGST equal to the credit so utilized, and the central government shall transfer amount equivalent to the amount so reduced in IGST account to CGST या UTGST account। तो अगर आईजीएसटी का यूटिलाइजेशन आपने किया सीजीएसटी या यूटीजीएसटी के अगेंस्ट, तो आईजीएसटी का अमाउंट वो गवर्नमेंट कम कर देगी उस अकाउंट से जितना भी यूटिलाइज किया। नेक्स्ट, However, if the amount of IGST is utilized towards dues of SGST, अगर IGST का utilization आपने SGST के against किया, then in terms of section 18 of IGST Act, there shall be a reduction in the amount of IGST equal to the credit so utilized and will be apportioned towards the appropriate state government, and central government shall transfer the amount so apportioned to the account of respective state government। ठीक है, तो आईजीएसटी अकाउंट का बैलेंस कम कर दिया जाएगा और जितना भी स्टेट गवर्नमेंट को देना है वो दे दिया जाएगा। एंड दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, उसके बाद ये लेटेस्ट रिकैपिचुलेट है, तो आज ही कंप्लीट हो गया, 1.5 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट हो गया। मुझे लग रहा था 2 क्लासेस होंगी लेकिन जरूरत नहीं हुई, 2 क्लासेस की लेटेस्ट रिकैपिचुलेट हो गया। अब आप एक काम करना, इस चैप्टर को एक बार खुद से पढ़ लेना पूरा, बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, और इसके ये जो टेस्ट योर नॉलेज वाले क्वेश्चंस है ना, एक बार इन क्वेश्चंस को देख लेना, सारे क्वेश्चंस आप लोगों से बहुत आराम से हो जाएंगे। ठीक है, ये जो टेस्ट योर नॉलेज वाले क्वेश्चंस है, एक बार इनको देख लेना, सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बहुत आराम से हो जाएंगे। और मैं 4-5 दिन के अंदर अंदर एक एडिशनल पीडीएफ आप लोगों की उसी गूगल ड्राइव लिंक पर मैं शेयर कर दूंगा, जिस गूगल ड्राइव लिंक पर बाकी सारे नोट्स रहते हैं, जिसमें इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आप लोगों को लिख कर दूंगा। ठीक है, जो भी पास एग्जाम में आए या आरटीपी एमटीपी वाले हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, मैं फटाफट से आप लोगों को बता देता हूं अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आप लोग कैसे ले सकते हो, बहुत मजा आएगा। एंड ये अनअकैडमी की वेबसाइट पर आपको आना होगा, आपको अनअकैडमी की वेबसाइट पर आना होगा, कुकीज को एक्सेप्ट करना होगा, स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करना होगा। स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करने के बाद आप सीए पर क्लिक करोगे, उसके बाद आप सीए इंटरमीडिएट पर क्लिक करोगे, आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। यहां पर आकर, खुल जा मेरे भाई, यहां पर आकर आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करिएगा। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शंस आएंगे, आइकॉनिक, प्लस और लाइट। अभी यहां पर आप इन तीनों के बेनिफिट्स देख सकते हो, और आप प्लस पर जब क्लिक करोगे आपके सामने ये ऑप्शंस आएंगे। 14 अक्टूबर से पहले पहले, यानी कल रात से पहले पहले अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाता है। यहां पर आप NISH10 करके अप्लाई कर दोगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट यानी 20% डिस्काउंट मिल जाएगा।
ये प्लस के प्राइसेस हैं आफ्टर डिस्काउंट, ये आइकॉनिक के प्राइसेस हैं आफ्टर डिस्काउंट, और ये लाइट के प्राइसेस हैं आफ्टर डिस्काउंट। आई होप आप लोगों को आज की क्लास में मजा आया होगा एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट। अच्छा ठीक है, क्योंकि आज ये खत्म हो गया, कल आपकी क्लास हो नहीं पाएगी, ठीक है। टुमारो 14th या आप लोगों की ये वाली क्लास नहीं हो पाएगी। हम लोग 15th को मिलेंगे और 15th को विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ रिटर्न्स। 15th को ये पूरा का पूरा जीएसटी आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो विल बी मीटिंग ऑन 15th। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा प्लीज, और इसके जो भी एडिशनल क्वेश्चंस होंगे वो मैं 5-7 दिन में, एक आध हफ्ते के अंदर अंदर मैं अपलोड कर दूंगा उसी गूगल ड्राइव के लिंक पे, जिसका लिंक अनअकैडमी प्लस के मंजिल बैच के अंदर आप लोगों को मैं पिन करके दे देता हूं, ठीक। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।